भिक्षु और मंत्री की मिसाल। द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में लेखक कहते हैं कि हम सभी को बाहर की धुंधली और दिखावटी दुनिया के साथ साथ थोड़ी प्रेरणा और विचारों से भरे हुए ज्ञान की जरूरत हो सकती है। लेखक एक मिसाल यानी कहावत शेयर करना चाहते हैं जिसे उन्होंने खासकर फायर यानी वित्तीय स्वतंत्रता आंदोलन से मिलता जुलता पाया है। भिक्षु और मंत्री की मिसाल। बचपन के दो करीबी दोस्त अब बड़े हो जाते हैं और उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक विनम्र और साधारण जीवन शैली वाला साधु बन जाता है और वहीं दूसरा राजा का धनी और शक्तिशाली मंत्री बन जाता है। कुछ साल बीतने के बाद वो फिर मिलते हैं। मंत्री, जो कि अपने अच्छे और सुंदर कपड़ों में होता है, वो साधु के पतले और फटे पुराने कपड़े पर दया करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, अगर तुम राजा की सेवा करना सीख जाते तो आज तुम्हें चावल और फलियों से गुजारा नहीं करना पड़ता। मंत्री की इस बात पर भिक्षु थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, यदि आप चावल और फलियों पर रहना सीख सकते हैं तो आपको राजा की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेखक ने इस छोटी सी कहानी के जरिए जीवन की मूल्यवान स्वतंत्रता की ओर इशारा किया है। उन्होंने इसे फायर से मिलता जुलता पाया है। फायर वित्तीय स्वतंत्रता पाने और जल्दी रिटायर्ड होने के लक्ष्य के साथ एक जीवन शैली आंदोलन है। अगर आप अपने जीवन में दिखावटी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही जीवन की असली खुशी होती है। आज अधिकतर लोग केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि पैसा आपकी लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन आपको इसे समझना पड़ेगा। बिना इसे समझे आप जीवन भर पैसों के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन पैसा आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। एक बार जब आप पैसे की वैल्यू को समझ लेते हैं, तब आप पैसे से पैसा बनाना सीख जाते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम पैसे की वैल्यू को सीखेंगे और जानेंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। पैसों को समझना। लेखक कहते हैं कि पैसा हमारे द्वारा बनाया गया इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, जिसके जरिए हम उन चीजों को खरीद सकते हैं जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जरूरी हैं। इसलिए पैसों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यदि आप पैसों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं और आपको समझ आ जाता है कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, तब पैसा आपका सेवक बन जाता है जो आपके लिए काम करता है। अब आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन भर आपको पैसों के पीछे भागना पड़ेगा। ज्यादातर लोग व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की बेसिक बातों को सीखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पर टाइम बिताना या गेम खेलना होता है। पैसों को समझने का मतलब है कि आपके पास अभी कितना पैसा है और वो कहां जाता है। इसका मतलब कि आपके पास जो कुछ भी है उसका अधिकतम लाभ उठाने की स्थिति में होना और जो आपका है उसकी रक्षा करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप क्या कमाते हैं। आपको बस अपने पैसों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, ये सबसे जरूरी है। इंसान अपनी सोच के अनुसार काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा केवल खर्च करने के लिए है, तो आप इसे गंवा बैठेंगे। और अगर आप पैसों को निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तो आप पैसे से काफी पैसा बना सकते हैं। पैसों को समझने के लिए आपको पैसों के कई कॉन्सेप्ट्स को चेक करना होगा और उस समझ को उन वित्तीय स्थितियों पर आजमाना होगा जिनका आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में सामना करते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये सब सीखने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन क्या इससे महत्वपूर्ण कुछ और है? इसे सीखने के लिए आपको अपना सारा समय नहीं देना है। आप बस कुछ घंटे निवेश करके इसे अच्छे से सीख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखकर आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आप पैसों से फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पा सकते हैं और ये बेहतर लाइफ के लिए आपका पहला और जरूरी कदम होगा। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझें। यदि आप समझ सकते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच में क्या चल रहा है, तो समय के साथ आप और अधिक हासिल करना सीख सकते हैं। हम पैसों को बचाने की प्लानिंग तो करते हैं,
लेकिन इसे सही तरीके से कैसे बचाया जाता है ये हम नहीं जानते। पैसों को समझदारी से बचाने के लिए ऐसे बैंक का चयन कीजिए जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर दे। आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर नहीं होती है, इसलिए सेविंग्स अकाउंट के बजाय अपने पैसों की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएं। अपने आप को लक्ष्य दें कि मुझे इतने पैसे बचाने हैं, लेकिन इसके लिए आप कभी भी अपनी स्वतंत्रता का त्याग ना करें। आपकी आजादी ज्यादा मूल्यवान है। पैसा आपको आजादी देता है। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी आजादी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो पैसा आपको खरीद कर दे सकता है वो है आपकी आजादी। अपनी पसंद बनाने की आजादी, उन लोगों के लिए काम करने की आजादी जिनका आप सम्मान करते हैं, अपने अनुसार जीवन जीने की आजादी, समय की आजादी आदि कई तरह की आजादी जो केवल पैसा ही आपको खरीद कर दे सकता है। इसलिए इस आजादी का त्याग ना करें ताकि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर सके, जबकि कम इनकम वाले लोग जिन्होंने पैसे को मैनेज किया, पैसे की वैल्यू समझी और नियमों को अपनाया, वो आज फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र हैं। इसलिए इस बात को भी समझें कि अधिक पैसा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है तो उन पैसों को सही तरीके से मैनेज करना और निवेश करना, जिससे आप पैसों से स्वतंत्र हो सकें और अपना जीवन आजादी से जी सकें। जब आप फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र होते हैं तो काम आपके लिए वैकल्पिक हो जाता है, यानी अब आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। आपके पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय होगा। हर इंसान के जीवन की पहली सीढ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि उसके बाद वो काम कर सके जिसे वो करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण कर नहीं पा रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाने में समय का निवेश कर सकते हैं। जब आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपनी सभी जरूरतों को बिना कोई काम किए पूरा कर सकें, तब आप मान सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, यानी पैसों से आजाद। अब आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसों को तेजी से बढ़ाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कर्ज को सामान्य न समझें। आगे एपिसोड्स में हम समझेंगे कि कर्ज कैसे हमसे हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लेता है। साथ ही हम समझेंगे कि पैसों के बारे में हमें किस तरह सोचना चाहिए। कर्ज सामान्य नहीं है। कर्ज एक ऐसी चीज है जिसमें एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को पैसा उधार दिया जाता है। कई निगमों, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा कर्ज का उपयोग बड़ी खरीदारी करने के लिए किया जाता है, जिसे वो सामान्य परिस्थितियों में वहन नहीं कर सकते थे। कर्ज को चुकाने के लिए धीरे धीरे छोटी किश्तों में भुगतान किया जाता है। इस पर कर्ज देने वाला कुछ प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करता है। लेखक ने कर्ज को अस्वीकृत बोझ कहा है। अगर आप फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग तरह से सोचना होगा। इसकी शुरुआत इस मान्यता से होती है कि कर्ज को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। इसे एक घातक विनाशक के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि आपकी सभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देगा, और ये वास्तव में होता भी है। आपके वित्तीय जीवन में कर्ज का कोई स्थान नहीं है। पैसों की कमी हमें एक भारी चिंता में डाल देती है, क्योंकि पैसा ना होने के कारण हम अपनी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस चिंता से बाहर निकलने के लिए हम कर्ज का सहारा लेते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आपको घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई या शादी और अन्य जरूरतों पर ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मुहैया करवाती हैं, लेकिन लोग ये प्लान ही नहीं कर पाते हैं कि कर्ज को चुकाना कैसे है। सबसे पहले आप ये माने कि कर्ज सामान्य नहीं है और किसी भी परिस्थिति में कर्ज लेने से बचें। इससे आप जितनी दूरी बनाएंगे
उतना ही आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अच्छा होगा। ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है। जैसे मान ले कि आप कहीं नौकरी करते हैं और आपके बॉस को पता चल जाता है कि आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है और उसके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। ऐसे में आपका मालिक आप पर दबाव बनाता है, आपसे अधिक काम करवाता है। वो आपकी स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है और इस स्थिति में आप नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लोन की किस्त चुकानी है। इसलिए लेखक ने कर्ज को स्वतंत्रता का शत्रु कहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता का इरादा रखते हैं तो आपको अलग ढंग से सोचना होगा। कर्ज में डूबे व्यक्ति के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं। आपकी अधिकतम आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज को चुकाने में चला जाता है। लेखक ने कर्ज से निपटने के लिए कुछ असरदार और सही तरीके बताए हैं। सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे अपना सारा कर्ज चुकाना है। कर्ज को चुकाने के लिए प्लानिंग करें। अपनी आय के सोर्स को देखें और उसके अनुसार भुगतान करें। अगर आपकी ब्याज दर 3% से कम है तो धीरे धीरे उसका भुगतान करें और बाकी पैसों को निवेश करें। अगर ब्याज दर 5% से अधिक है तो इसका जल्द से जल्द भुगतान करें। जिस कर्ज में आपको सबसे अधिक EMI देनी पड़ती है उसे पहले निपटाएं। इससे आप पर बोझ कम होगा और बाकियों को धीरे धीरे या कम किस्तों में भुगतान करते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आज ही अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना बंद कर दें। इसी क्रेडिट कार्ड की वजह से आप कर्ज तले दबे हुए हैं। आज किसी भी बैंक को ले लीजिए, 3% प्रति माह से कम कोई ब्याज दर नहीं देता है। इसी कारण आप जीवन भर EMI चुकाते रह जाते हैं और कभी भी फाइनेंशियल स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर पाते। ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए बना है, इसलिए आज ही इसका उपयोग करना बंद कर दें। अपने कर्ज की सूची बनाएं। सभी गैर जरूरी खर्चों को हटा दें, जिसमें आपको महंगे कपड़े, रात्रि भोज यानी डिनर, महंगी खरीदारी और भी कई फालतू खर्चे हो सकते हैं। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन्हें खरीदने के लिए कर्ज लेना केवल अपने पैसों को बर्बाद करना है। इसलिए गैर जरूरी चीजों को कम करने का प्रयास करें और बचे हुए पैसे को अपनी EMI में डालें। लेखक द्वारा बताए गए इन सभी तरीकों को लागू करने के बाद आप सफलतापूर्वक अपने कर्ज को निपटा सकते हैं। पैसों के बारे में कैसे सोचें? पैसों को बढ़ाने के लिए पैसों के बारे में अलग तरह से सोचना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा केवल खर्च करने के लिए होता है और वास्तव में उनके खर्च उनकी कमाई से ज्यादा होते हैं। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोगों के पास पैसा होता है तो वो खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं कि इससे मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगा, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, महंगी गाड़ी में घूमूंगा इत्यादि तरीकों से वो पैसों को खर्च कर देते हैं। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं ज्यादा सामान नहीं खरीदता हूं। लेखक कहते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए ही नहीं होता। आप पैसों के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। आपको इसे जोड़ना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए, निवेश करना चाहिए या फिर पैसों को बचाना चाहिए। ये सब आपके ऊपर है। शेयर बाजार हर साल लगभग 10 से 15% रिटर्न देते हैं। आप पैसों को निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और बाजार में गिरावट चिंता का विषय है। लेखक हर साल $100 निवेश करते हैं और केवल 4% खर्च करते हैं। जब आप निवेश करेंगे तो शुरू में ये आपको काफी कम लगेगा, लेकिन कुछ सालों बाद ये एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाएगा। इसके पीछे कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। कंपाउंडिंग की पावर के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? कंपाउंडिंग की पावर आपके पैसों को तेजी से बढ़ाने का काम करती है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे आप आज से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं और हर साल इसमें 5% जोड़ते जाते हैं। अब आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कम से कम 10% रिटर्न देती है, तो 10 साल बाद आपकी टोटल वैल्यू लगभग 13 लाख रुपए होगी। इसमें आपने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 5.5 लाख का आपको रिटर्न मिला है। अगर आप इस अवधि को दोगुना कर दें, यानी अब आप 10 साल के लिए नहीं बल्कि 20 सालों तक निवेश करते हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग 55 लाख रुपए होगी, जिसमें इन्वेस्ट की गई वैल्यू 20 लाख और रिटर्न 35 लाख का होगा।
यही है कंपाउंडिंग की पावर। आपको बस अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। आप जितना अधिक पैसों के बारे में सीखते हैं, आपके पास पैसे कमाने के उतने ही अधिक तरीके होते हैं। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने पैसों के बारे में 2 नियम बताए हैं। नियम नंबर 1, कभी भी अपना पैसा ना खोएं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। लोग अपना सारा पैसा निवेश कर देते हैं और सोचते हैं कि वो भी वॉरेन बफेट की तरह अमीर बन जाएंगे। ये सही तरीका नहीं है। इससे आपकी जिंदगी भर की पूंजी एक झटके में खत्म हो सकती है। निवेश करने के भी कुछ नियम होते हैं, आपको उन्हें सीखना चाहिए। केवल उत्साहित होकर निवेश करना अपने पैसों को बर्बाद करने जैसा है। वॉरेन बफेट ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया और इन्वेस्टमेंट के कई नए आइडिया खोजे। बाजार को समय दे पाना वॉरेन बफेट के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अन्य लोगों की तरह वॉरेन बफेट घबराए नहीं और आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते थे कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो है, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट करने से हम रिस्क को कम कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। आज वो सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। लेखक कहते हैं कि अपने पैसों को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसों को निवेश करना। काफी लोग निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि जितना इसमें रिटर्न मिलता है उतना ही रिस्क भी शामिल होता है। लेकिन अगर आपके पास निवेश करने की अच्छी जानकारी है और आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने और पैसों को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च और मेहनत करके 3 ऐसी कंपनियों का चयन किया जिनका प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छी होने वाली है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। अब आपने 10,000 रुपए एक कंपनी में निवेश किया, तो शेयर्स की कीमत बढ़ने पर आपके 10,000 रुपए 1 लाख हो जाएंगे। इस तरह आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कभी भी अपना पूरा पैसा ना लगाएं, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। इसलिए पहले पैसों को बचाएं और फिर सही तरीके से उन्हें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके रूल्स समझने जरूरी हैं। आगे एपिसोड में हम निवेश करने के नियमों को जानेंगे। निवेश के नियमों को समझना जरूरी है। निवेश करने से पहले एकमात्र नियम आपको जानना जरूरी है। कभी भी निवेश करने में अपना पूरा पैसा ना लगाएं, क्योंकि जितना इसमें फायदा होता है उतना ही रिस्क भी है। इसलिए आपको अपनी कमाई से कम खर्च करना है और उन पैसों को निवेश करने के लिए बचाना है। द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में लेखक बताते हैं कि हम में से बहुत लोग शेयर बाजार को तुरंत पैसा बनाने और अमीर होने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। शेयर बाजार से आप पैसा कमा सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और शेयर्स की खरीदारी करने से पहले आपको इसके नियमों को जानना तो बहुत जरूरी है। पहला, एक अच्छे और सफल निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन देरी करना यानी कि विलंब होता है। अगर आप जल्दी शुरुआत नहीं करते हैं तो आप कंपाउंडिंग रिटर्न के लाभों से वंचित रह जाते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो आप पैसे जोड़ सकते हैं, बचा सकते हैं और उन पैसों को बाजार में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको कई बार नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और आपके पास अनुभव भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, जब भी कोई निवेशक सफल होता है तो बहुत से लोग उसे भाग्यशाली मानने लगते हैं। ये धारणा एक निवेशक के लिए अच्छी नहीं है। हम अक्सर मीडिया में देखते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसने शेयर बाजार से जल्दी और बहुत ज्यादा पैसा कमाया होता है, तो हम उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो भाग्यशाली है या उसने कोई फ्रॉड करके पैसा कमाया है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे उसकी मेहनत और समझदारी होती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है और आगे क्या होगा इसके बारे में पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको एक योजना बनाकर निवेश करना चाहिए और बाजार को समय देना चाहिए।
समय देने से लेखक का मतलब होता है कि आपको अपने पैसों को लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। तीसरा, निवेश करने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी उन पैसों को निवेश ना करें जिसे आप खोने का रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि शेयर बाजार अस्थिर है और आपको नहीं पता कि कौन से शेयर की कीमत बढ़ेगी और किस शेयर की कीमत गिरेगी। शेयर बाजार में जितना रिटर्न मिलता है उतना ही रिस्क भी होता है, इसलिए कभी भी जरूरी पैसों को इन्वेस्ट ना करें। ऐसा करना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। केवल उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जो आपके अभी यानी वर्तमान में या 2-3 साल तक काम नहीं आने वाले हैं। इससे आप पर कोई दबाव नहीं बनेगा और आप लंबे समय तक निवेश कर पाएंगे। चौथा, सही मायनों में देखा जाए तो जीवन अनिश्चित है। आपको हर समय आर्थिक तंगी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए अधिकतर फाइनेंशियल एडवाइजर्स यानी निवेश सलाहकार निवेशकों को निवेश शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन फंड बनाने की सलाह देते हैं। इस नियम या मान्यता के अनुसार आपको कम से कम अपने 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे अलग रखने चाहिए। ये पैसे आपको इमरजेंसी की स्थिति में मदद कर सकते हैं। पांचवा, निवेश करने के लिए कभी भी कर्ज ना लें। इससे आप पर अधिक दबाव बनेगा और आप जीवन भर कर्ज चुकाते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके कर्ज से दूर रहें। यदि आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आप पैसों को बचा सकते हैं और निवेश करने के लिए आपके पास पैसे रहेंगे। इस तरह आप सुरक्षित रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में चलते हैं। कठिन निवेश से दूर रहें। आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए पैसों को निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए आपको कठिन निवेश से दूर रहना चाहिए। कठिन निवेश उन लोगों को लाभ देते हैं जो उन्हें बनाते हैं और बेचते हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छा अनुभव और ज्यादा जानकारी होती है। कठिन निवेश महंगे होने के साथ साथ ज्यादा रिस्क से भी भरे होते हैं। शुरुआती दौर में आप कठिन और आकर्षक दिखने वाले वित्तीय निवेशों के जाल में ना फंसें। ये आपको लाभ की बजाय हानि दे सकते हैं। हर किसी को भी अपनी बुनियादी बातों पर रहना चाहिए और कठिन निवेशों से बचना चाहिए, खास तौर पर तब जब आप अपने शुरुआती दौर में हो। इसलिए जो निवेश सरल हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, केवल उन्हीं में इन्वेस्ट करें। लेखक कहते हैं कि अक्सर जो सरल रणनीतियां होती हैं वो जीत जाती हैं, और द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में लेखक ने इन्हीं रणनीतियों को बेहतर तरीके से बताया है। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारणों को लेखक ने बताया है। पहला, हमें लगता है कि हम बाजार को समय दे सकते हैं। शेयर बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसमें शेयर की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। कुछ निवेशक सोचते हैं कि वो बाजार को समय दे सकते हैं और इसी सोच के साथ वो निवेश करना शुरू करते हैं, जिसमें अधिक बार उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो आपको बाहर आ जाना चाहिए, यानी पैसों को निकाल लेना चाहिए, और जब बाजार नीचे की ओर जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर्स नीचे गिरने के बाद ही ऊपर आते हैं। लेकिन इसे सोचना और करना दोनों बहुत अलग अलग है। हकीकत यह है कि हम बाजार को समय नहीं दे सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी के आगे का प्रदर्शन कैसा होगा। हम केवल कंपनी की हिस्ट्री को देखकर और ट्रेंड के अनुसार उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो शेयर की कीमतें घट जाएंगी। आमतौर पर लोग खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। जब लोग शेयर बाजार में अपना पैसा खोते हैं तो या तो वो शेयर बाजार को पूरी तरह छोड़ देते हैं या फिर इसे अच्छे से सीखकर निवेश करते हैं। इसलिए शेयर बाजार में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, तभी आप लंबे समय तक बाजार में निवेश कर पाएंगे। दूसरा, हमें विश्वास होता है कि हम पर्सनल स्टॉक चुन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम हर समय जीतने वाले स्टॉक नहीं चुन सकते हैं। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी हम जीत सकते हैं। जब आप मीडिया
या अपने करीबी लोगों से कोई टिप्स लेते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आप वो स्टॉक हार जाएंगे। आप अपने आधार पर रिसर्च करें और स्टॉक चुनें। यह अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें भी आप हर समय जीत नहीं सकते। आपको लग सकता है कि आपने जीतने वाले स्टॉक्स को चुना है, लेकिन आप उन स्टॉक्स को हार भी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हम व्यक्तिगत स्टॉक यानी पर्सनल स्टॉक्स नहीं चुन सकते। जब आप अपने पैसों को निवेश करने की सोचें, तो आप इसे सरल रखने की कोशिश करें और इंडेक्स फंड पर भरोसा करें। इंडेक्स फंड का उपयोग करना एक निष्क्रिय निवेश यानी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट की रणनीति है, जो आपको व्यक्तिगत स्टॉक खरीदने से जुड़े रिस्क को कम कर अधिक लाभ उठाने की अनुमति देती है। औसत निवेशक, जिसका अनुभव कम है, उसके लिए हर बार सही स्टॉक चुनना लगभग असंभव है। कई स्टडी बताती हैं कि आप कम लागत वाले इंडेक्स फंड के साथ अधिक लाभ कमा सकते हैं, और ये व्यक्तिगत स्टॉक के रिस्क को कम कर देता है। अधिकतर लोग बिना कुछ सोचे समझे और बिना रिसर्च किए निवेश करते हैं और फिर उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप थोड़ी मेहनत करके जानकारी इकट्ठा करेंगे तो निवेश करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। यही शेयर बाजार है, और इसलिए इसे अच्छे से समझकर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमें विश्वास है कि हम जीतने वाले म्यूचुअल फंड मैनेजर्स चुन सकते हैं। एक्टिव रूप में मैनेज्ड म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा और अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है। म्यूचुअल फंड बड़ी कंपनियों के लिए ज्यादा लाभदायक है, जबकि निवेशकों के लिए इतना नहीं। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश उत्पाद है। इसमें आप शेयर बाजार में सीधे तौर पर पैसा ना लगाकर एक टीम के माध्यम से, जो कि काफी अनुभवी और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को जानती है, उसके द्वारा अपने पैसों को निवेश करते हैं। इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। म्यूचुअल फंड भी काफी तरह के उपलब्ध हैं, इसलिए आपको सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत जरूरी है, जो आपके निवेश लक्ष्यों की तरह हो और लंबे समय के अनुरूप। कई बार बाजार में अफवाह फैलने या फिर मार्केटिंग के जरिए वित्तीय मीडिया जीतने वाले म्यूचुअल फंड मैनेजरों और कहानियों के साथ लाभदायक विज्ञापन दिखाता है, लेकिन ये सभी सच नहीं होते। कौन सा शेयर आपको कब फायदा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको सचेत रहकर अपने फंड का चुनाव करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वो आपको फायदा पहुंचाएगा या फिर नहीं। कोई भी व्यक्ति मजबूती से बाजार को अपना समय नहीं दे सकता। समय के साथ कोई भी पर्सनल स्टॉक को मजबूती या गारंटी के साथ नहीं चुन सकता। कोई भी मजबूती से जीतने वाले वित्तीय प्रबंधकों यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर्स को नहीं चुन सकता। एक बार जब आप इन बने बनाए सपनों को छोड़ देते हैं, तो आप पैसा बनाने के लिए एक सरल और प्रभावी रणनीति अपना सकते हैं। आपको FU मनी की आवश्यकता क्यों है? लेखक जब काम कर रहे थे तो उस समय की एक कहानी बताते हैं कि मेरी कंपनी ने मुझ पर अंकुश लगा दिया था। इससे ठीक 6 महीने पहले हमारे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मुझे बधाई देने के लिए आए थे, क्योंकि हम व्यापार में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लाभ भी काफी हो रहा था। यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा काम था। हमारे पास एक बेहतरीन टीम और महान नेतृत्व यानी लीडर था। वास्तव में काम करने में मुझे मजा आ रहा था और मैंने इसमें बहुत पैसा कमाया। मैं भी बेरोजगार था। मेरी 8 साल की बच्ची मुझसे कहती थी, पिताजी क्या हम गरीब हैं? मैंने उससे कहा, नहीं, हम ठीक हैं। लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैंने सोचा कि मेरे पास FU मनी है, एक ऐसी चीज जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन ये सबसे मूल्यवान स्वतंत्रता है। जो आप चाहते हैं उसे करने और उसके लिए काम करने की स्वतंत्रता आप हासिल कर सकते हैं। तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने वाले गुलाम हैं, कर्ज ढोने वाले हैं। एक पल के लिए भी ये मत सोचो कि उनके मालिक को इसकी जानकारी नहीं है। जितना ज्यादा एक कर्मचारी काम करेगा, उसका मालिक उतना ही अमीर बनेगा। लेखक कहते हैं कि खुद को अमीर बनाने के लिए मेहनत करो, दूसरों को नहीं। लेखक ने सबसे पहले FU की मामूली राशि जमा की थी। FU से उन्हें पैसा कम मिलता था, लेकिन वो अपनी आजादी से जीवन जी रहे थे। लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे पास मर्सिडीज ना हो, लेकिन मेरे पास मेरी स्वतंत्रता थी। काम करने की स्वतंत्रता, कब नौकरी चुननी है और कब छोड़नी है, ये सभी फैसले मेरे होते थे, ना कि मेरे मालिक या किसी और के। FU मनी आपको खुद की आजादी देता है।
FU मनी होता क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में विचार करने की ज्यादा जरूरत है। FU मनी एक अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक अलग तरीका है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त लाइफ देता है। FU मनी की मदद से आप नई चीजें सीख सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, अपनी हॉबीज और स्किल्स पर काम कर सकते हैं और ये काफी जरूरी भी है। FU मनी के जरिए आप वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं, जहां आपको तनख्वाह के लिए किसी विशिष्ट नौकरी पर निर्भर नहीं रहना है। आपके पास पर्याप्त पैसा बचा है और आपने इसे निवेश कर दिया है। अब आप काम करते रहेंगे या नहीं, ये सब आपके कंट्रोल में होता है। ये वो पैसा है जो आपको आपके अनुसार जीने और काम करने की अनुमति देता है। FU मनी में इमरजेंसी फंड को भी शामिल किया जा सकता है, जो कि कठिन समय या जीवन की किसी घटना से गुजरने में आपकी मदद करने के लिए होता है। FU मनी में बचाया गया और निवेश किया गया पैसा होता है, जो कि किसी विशेष परिस्थिति जैसे नौकरी छूट जाने में आपके जीवन की सभी जरूरतों को 6 महीने से अधिक समय तक बनाए रखेगा और ये आपको स्वतंत्रता देता है कि आपको काम करना है या नहीं, या फिर आपको कहीं दूसरी जगह काम करना है। इसलिए FU मनी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करता है, जो कि आपके लिए काफी जरूरी भी है। लचीलापन आपको ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम बनाता है। आपके लचीले होने का अर्थ है कि आप अपने खर्च को एडजस्ट करने के लिए कितने इच्छुक और सक्षम हैं। क्या आप जरूरत पड़ने पर अपनी बेल्ट कस सकते हैं? क्या आप देश के कम खर्चीले हिस्से यानी जहां खर्चा कम से कम होता है, ऐसी जगह जाने के लिए इच्छुक हैं? या फिर दुनिया की ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं? क्या आप काम पर लौटने के लिए सक्षम हैं? क्या आप आय के अतिरिक्त सोर्स बना सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपकी जीवन शैली की आवश्यकताएं अधिक कठोर हो जाएंगी और जितनी ये कठोर होंगी, आप उतने ही कम रिस्क को संभाल सकते हैं। यदि आपकी जीवन शैली लचीली है, तो आप अधिक जोखिम उठा सकते हैं। जब शेयर बाजार नीचे चला जाता है या आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप में अपनी लागतों को कम करने या इनकम के नए अवसर पैदा करने की अधिक क्षमता होती है। जब दूसरे लोग लड़खड़ा रहे हैं, तब आप समृद्ध हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उससे निपटने के लिए तैयार हैं। शेयर बाजार कैसे एक बियर की तरह है। मान लीजिए किसी ने आपके लिए गिलास में बियर डाल दिया, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते हैं। आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि बियर कितनी है और फोम कितना। शेयर बाजार भी ठीक इसी तरह का है। देखिए, वास्तव में शेयर बाजार में दो चीजें संबंधित लेकिन बहुत अलग अलग हैं। पहली, ये बियर है, वास्तविक सार्वजनिक कंपनियां जिनके शेयर खरीदकर हम एक हिस्से के मालिक हो सकते हैं। दूसरी, ये फोम है। शेयर बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ती और गिरती रहती हैं। ये वो बाजार है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। ये वॉल स्ट्रीट की तुलना लास वेगास से करते हैं। अगर आप होशियार हैं और समय के साथ अपने पैसों को बनाना चाहते हैं, तो इसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे। जब आप दिए हुए स्टॉक के दैनिक मूल्य यानी डेली प्राइस को देखते हैं, तो ये जानना बहुत कठिन होता है कि फोम कितना है। इसी कारण कई कंपनियों के दैनिक मूल्य में गिरावट हो सकती है और अगले दिन उनका मूल्य बढ़ सकता है। ये उन सभी व्यापारियों के लिए है जो अनुमान लगाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि किस समय में गिलास में वास्तव में कितनी बियर और फोम है। अच्छे निवेशकों के लिए केवल बियर मायने रखती है। बियर यानी वो शेयर जो अच्छे रिटर्न देते हैं और भविष्य में इनकी प्राइस बढ़ने वाली है। ये वास्तविक पैसा है जो बुनियादी व्यवसायों को उन सभी फोम के नीचे बना रही है जो समय के साथ बाजार को भी ऊंचा कर सकती है। स्टॉक वास्तव में क्या होते हैं? सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां जो स्टॉक जारी करती हैं, उन स्टॉक को व्यक्तियों और संगठनों द्वारा खरीदा जा सकता है। जब आप किसी कंपनी में स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस व्यवसाय के एक हिस्से के मालिक होते हैं। शेयर बाजार इन सभी कंपनियों से बना है
जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। एक स्टॉक किसी कंपनी के मालिकी यानी ओनरशिप के छोटे से टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। शेयर बाजार कंपनियों से बना होता है और शेयर के धारक यानी होल्डर्स उन कंपनियों के मालिक होते हैं। जब किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो नकदी यानी कैश हासिल करने के लिए उस कंपनी के पास मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। कंपनी पैसे उधार ले सकती है या फिर कंपनी अपने शेयर्स बेचकर निवेशकों से पैसे जुटा सकती है। इन्हीं शेयर्स को स्टॉक या इक्विटी कहते हैं। स्टॉक खरीदने का वास्तविक अर्थ यह है कि आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन गए हैं। जब आप किसी कंपनी में स्टॉक के शेयर खरीदते हैं तो आप अपने मालिकाना शेयर के आधार पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं, जिनमें शामिल है: पहला, वोटिंग अधिकार। कंपनी के स्टॉक के शेयर खरीदने पर आप कंपनी की वार्षिक शेयर धारक यानी शेयर होल्डर्स बैठकों में वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है कि अब आपको कंपनी के मुनाफे में कुछ हिस्सा मिल सकता है। तीसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि जब कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और जब कंपनी के स्टॉक की कीमत घटती है तो आपके शेयर्स का मूल्य भी गिर जाता है। यानी जब कंपनी को मुनाफा होगा तो आपको भी मुनाफा होगा, और जब घाटा होगा तो उसमें कुछ प्रतिशत आपको भी घाटा होगा। स्टॉक्स में शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के कुछ प्रतिशत हिस्सों के मालिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में रहने के हकदार होंगे। किसी भी कंपनी के शेयर्स आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको कंपनी के लीडर्स पर भरोसा होता है। यदि आपको किसी कंपनी का प्रदर्शन पसंद नहीं है तो आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं और अपने निवेश किए हुए पैसों को वापस निकाल सकते हैं। जब निजी कंपनियां स्टॉक्स के शेयर्स को आम जनता को बेचने का फैसला करती हैं, तो वो एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ को लॉन्च करती हैं। जब आप पढ़ते हैं कि एक कंपनी सार्वजनिक हो रही है, इसका मतलब है कि वो एक आईपीओ आयोजित कर रही है, जहां वो शेयर बाजारों के जरिए निवेशकों को खरीद के लिए शेयर उपलब्ध कराती है। इस बारे में चिंता ना करें कि चीजें कैसे काम करती हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में लेखक कहते हैं कि मुझे हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। मैंने इस सोच में बहुत अधिक समय बिताया है और ये मेरे बहुत कम पछतावों में से एक है। ऐसी सोच केवल समय को बर्बाद करती है, लेकिन मैं इनमें काफी आगे आ चुका हूँ। इस सोच ने मुझे जकड़ रखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ, मैं हर दिन को उतना ही कीमती मानता हूँ। मैं अपने जीवन की गतिविधियों, चीजों और लोगों में सुधार करने में लगातार अधिक ना थकने वाला हो गया हूँ। लेखक आगे लिखते हैं कि आपको अपना समय बर्बाद करने की बजाय उन चीजों की चिंता करनी चाहिए जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ जो आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते हैं। आपको केवल उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए जो आपके नियंत्रण में है। इससे आप खुश रहेंगे। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब आपको पैसों की जरूरत होती है, तब आप या तो बचत यानी सेविंग्स के पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेते हैं। इसी तरह जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो सरकार पैसों को जोड़ने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है। ये बॉन्ड्स बड़े निवेशकों और आम लोगों के लिए होते हैं। इन बॉन्ड्स को ऋण पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पत्र के रूप में होते हैं। इस पत्र पर मिलने वाला ब्याज दर भी लिखा होता है। बॉन्ड्स केवल सरकार ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां भी जारी करती हैं। सरकारी और प्राइवेट बॉन्ड्स में अंतर केवल सिक्योरिटी का होता है। सरकारी बॉन्ड्स प्राइवेट बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि इन बॉन्ड्स का पैसा सरकारी कामों में लगाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार देते हैं। बॉन्ड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे सिक्योर बॉन्ड्स, इनसिक्योर बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, इन्फ्लेक्शन बॉन्ड्स, कोलैबल बॉन्ड्स इत्यादि। इन बॉन्ड्स से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड्स की यील्ड और इसके वास्तविक मूल्य का आपस में उल्टा संबंध होता है।
इसका अर्थ है यदि बॉन्ड्स की कीमत घटती है तो इसकी यील्ड बढ़ जाती है और बॉन्ड्स की कीमत बढ़ने पर यील्ड की वैल्यू घट जाती है। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका हो सकता है। बॉन्ड्स एक विश्वसनीय कैश फ्लो का ऑफर देते हैं जो कि निवेशकों के लिए निवेश का अच्छा विकल्प बनाता है। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके बारे में रिसर्च जरूर करनी चाहिए और इसके बाद ही बॉन्ड्स में निवेश शुरू कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि महंगाई बॉन्ड्स के भविष्य के कैश फ्लो को खत्म कर सकती है। आगे हम जानेंगे कि बॉन्ड्स और महंगाई में क्या संबंध है। महंगाई एक बॉन्ड के भविष्य के कैश फ्लो की खरीदारी शक्ति को नष्ट कर देती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यदि महंगाई की वर्तमान दर जितनी अधिक होगी और महंगाई की भविष्य दर जितनी अधिक होगी, पैदावार उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि निवेशक महंगाई के रिस्क की भरपाई के लिए ज्यादा पैदावार की मांग करेंगे। बॉन्ड्स के बारे में हमने पिछले एपिसोड में जान लिया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है तो वो किसी जमींदार के पास कुछ गिरवी रखता है, जैसे जमीन के कागज, ज्वेलरी या कुछ और। इस तरह जमींदार के पास सिक्योरिटी आ जाती है और वो उस व्यक्ति को पैसे उधार के रूप में दे देता है। जब उस व्यक्ति को अपनी सिक्योरिटी वापस लेनी होती है तो उसे जमींदार को कुछ ब्याज सहित पैसे देने होते हैं। ठीक इसी तरह सरकार भी करती है। जब बाजार के पास पैसा या लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है तो बाजार में पैसे की कीमत कम हो जाती है। ऐसे में जब सरकार उस पैसे को खींचना चाहती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। अगर आप इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो आपको कुछ प्रतिशत ब्याज भी मिलती है। ये बॉन्ड्स बैंक, वित्तीय संस्थाएं और निवेशकों द्वारा खरीदे जाते हैं और सेंट्रल बैंक के पास पैसा जाता है। ऐसे में बाजार में पैसा या लिक्विडिटी कम हो जाती है और खरीदारी भी काफी कम हो जाती है। इस तरह चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है और उनका मूल्य गिरने लगता है। मान लीजिए एक समय पर चीजों की मांग यानी डिमांड काफी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने पर चीजों का मूल्य बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने लगती है। ऐसे में पैसे की वैल्यू गिर जाती है। जैसे किसी चीज को खरीदने के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं महंगाई बढ़ने पर उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह पैसों की वैल्यू गिर जाती है। इसे ही महंगाई यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। बॉन्ड्स के जरिए सरकार महंगाई की दर को कम करने का प्रयास करती है। एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश और कैश के जैसे वित्तीय निवेशकों का एक संग्रह यानी कलेक्शन होता है, जिसमें क्लोज एंड फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF शामिल है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड और कैश में पोर्टफोलियो अहम होता है। हालांकि अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन इसके लिए कोई नियम जरूरी नहीं है। बस इसका होना बहुत अच्छा माना जाता है। एक अच्छा निवेशक यानी इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छे स्टॉक्स को चुनने के साथ साथ पोर्टफोलियो बनाने की स्किल्स भी आनी जरूरी है। पोर्टफोलियो बनाने की स्किल्स सीखना क्यों जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स चुनने आते हैं। आपने 100 रुपए के स्टॉक्स खरीदे और कुछ समय बाद वो 500 रुपए के हो गए। आपका पैसा 5 गुना हो गया। अब आपने 500 रुपए के नए स्टॉक्स खरीदे और कुछ समय बाद वो 5000 रुपए के हो गए। ठीक इसी तरह आपने 5000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे और फिर से उनकी वैल्यू बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। आपने लगातार 3 अच्छे स्टॉक्स चुने और आपके 100 रुपए बढ़कर 50,000 हो गए। अब आपने चौथा स्टॉक चुना, लेकिन वो स्टॉक आपका गलत हो गया और आपके 50,000 रुपए जीरो हो गए। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने 4 स्टॉक्स चुने, जिनमें 3 सही और 1 गलत हो गया, यानी आपका सक्सेस रेशियो 75% रहा और फेलियर 25%, जो कि एक बहुत अच्छे निवेशक के बराबर है। लेकिन फिर भी आपने 100 रुपए से शुरू किया और कुछ साल बाद आप 0 पर आ गए। आपको ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अच्छे स्टॉक्स तो आपको चुनने आते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो बनाना आपको नहीं आता है। पोर्टफोलियो बनाकर आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। लेखक ने पोर्टफोलियो बनाने के कुछ जरूरी नियमों को बताया है। पहला, कभी भी पूरा पैसा निवेश ना करें। आपके पास थोड़ा कैश होना जरूरी है।
क्योंकि अगर कोई शेयर महंगा है और उसका मूल्य गिर जाता है तो ऐसे में आपके पास कैश होने पर आप उन शेयर्स को खरीद सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा ना लगाएं। चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, फिर भी आप अपना सारा पैसा उसमें ना लगाएं, क्योंकि उस शेयर का मूल्य भी गिर सकता है और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको हमेशा अलग अलग स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इससे अगर किसी एक स्टॉक का मूल्य गिर भी रहा है तो आप दूसरे स्टॉक में उसे कवर कर लेंगे। इस तरह आपके पास अलग अलग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा। तीसरा, अगर आप बाजार के बढ़ने के बाद खरीदते हैं और बाजार के गिरने पर बेचते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बजाय निवेश में आपको सस्ते स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और महंगे स्टॉक्स को बेचना। लेखक ने द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में 2 पोर्टफोलियो की चर्चा की है। एक है धन संचय पोर्टफोलियो यानी पैसे जोड़ने का पोर्टफोलियो और दूसरा है पैसे बचाने का पोर्टफोलियो। आगे हम पैसे जोड़ने के चरण और पैसे बचाने के चरण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, पैसों को जोड़ने का चरण यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज। अगर आप इस चरण को एक खेल की तरह लें तो ये आपके लिए प्राथमिक खेल होना चाहिए। आप खेल के बाहर अपनी आखिरी विरासत को मजबूत करने के लिए एक नींव का निर्माण कर रहे हैं। लेखक पैसे जोड़ने के चरण में अपने 100% शेयर्स को वीटी सैक्स इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कहता है। ज्यादा रिस्क से बचने के लिए आप शेयर बाजार में धक्कों को समतल करने के लिए कम संख्या में बॉन्ड जोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपके पास 10% बॉन्ड्स और 90% शेयर्स होंगे। पैसों को जोड़ने के चरण में आपकी कमाई हुई राशि को आप वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और इच्छाओं दोनों के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन इस चरण में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैसे जोड़ने में इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप कर सकते हैं। करियर की स्थिति और तनख्वाह के मामलों में आप स्वस्थ और एक्टिव हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये चरण पैसों को जोड़ने के बारे में है, क्योंकि ये वो समय है जब आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं यानी आप काम कर रहे हैं। अब आपको अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। आपके पास अभी कुछ पैसे हैं, इसलिए जल्दबाजी में इसे खर्च ना करें। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में उनके पास पैसे बच ही नहीं जाते। आप थोड़ा समय निकालें और इस पर विचार करें कि आज आप किस स्थिति में हैं और अपने कार्य जीवन यानी वर्क लाइफ के पूरा होने के बाद कहां रहना चाहते हैं। इसमें सबसे जरूरी समय होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दूसरा, पैसा बचाने का चरण यानी वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टेज। जब आप अपने कार्य जीवन यानी वर्क लाइफ के अंत में होते हैं तो ये समय चीजों को बंद करने का होता है। एक बार जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं तो आप पैसों को बचाने के बारे में सोचते हैं। पैसे बचाने का चरण तब आता है जब आप अपने कार्य जीवन के कुछ अंतिम सालों में पैसे जोड़ने के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। अब आपको अपने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है और रिटायर होने के बाद आप उनमें से क्या चाहते हैं ये आपके रिटायरमेंट प्लानिंग लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को देखें और उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां आप इसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कम रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि अब आप रिटायर होने वाले हैं, या फिर ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। ये ऐसी चीज है जिस पर आपको इस चरण के दौरान ध्यान देने की जरूरत है। ये चरण कम से कम 20/75 विभाजन की सिफारिश करता है, जहां आप बॉन्ड्स में 20%, स्टॉक्स में 75% और नकद में 5% रखते हैं। जो लोग अपने लिए औसतन पैसा बचा लेते हैं वो दूसरे चरण में आ जाते हैं। ये पैसों को मैनेज करने का दूसरा चरण होता है जिसमें आप पैसे बचाते हैं। बाजार हमेशा ऊपर चला जाता है। लेखक कहते हैं कि मैं 3 कारणों के बारे में सोच सकता हूं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि बाजार हमेशा ऊपर जा रहा है? पहला, ये निर्भर करता है कि आप बाजार को कैसे देखते हैं। बाजार क्या है? S&P 500 क्या है? यदि बाजार 500 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है और आप सन 1987 में S&P 500 की तरफ देख चुके हैं, तो औद्योगिक समूह यानी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स काफी बड़े होंगे। आज ये तकनीक हावी हो गई है
जैसा कि इंडेक्स के समय के अनुसार होता है। उतार चढ़ाव के साथ और इंडेक्स में गिरावट आने पर आपको लगेगा कि बाजार ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा, 1987 में सोने के स्तर को गिरा दिया गया था, इसलिए सेंट्रल बैंक अधिक पैसे की छपाई कर रहा था। सन 1987 के दशक में महंगाई काफी बढ़ गई थी और रुपए की वैल्यू गिरती जा रही थी। जो भोजन 2 अमेरिकी डॉलर के लिए जाना जाता था, वो महंगाई बढ़ने के साथ ही 20 अमेरिकी डॉलर का हो गया। स्टॉक्स की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई। जो सेंट्रल बैंक अन्य बैंकों के लिए प्रयुक्त होता है, वो नाम मात्र से तो बढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में उनमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। शेयर बाजार में अफवाह फैलाई जा रही थी और इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा था। आजकल तो अफवाह उड़ाना काफी आम हो गया है और बड़े निवेशक अपने फायदे के लिए ऐसा करते भी हैं और हमें लगता है बाजार एकदम से ऊपर जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में शेयर्स की रियल वैल्यू उतनी ही रहती है। उदाहरण के लिए जापान पैसों की भारी भरकम छपाई के बाद भी अपने दौर सन 1989 में सबसे ऊंचे पायदान पर रहा। यानी बाजार में अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन जापान के बैंकों में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। तीसरा, एक और कारण है कि शेयर कंपनियों की ओनरशिप यानी स्वामित्व के शीर्षक यानी टाइटल हैं। कंपनियां समय के साथ वैल्यू क्रिएट करती हैं और साथ ही अपनी अन्य संपत्तियां भी। उदाहरण के लिए, यदि आप एप्पल कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनका स्टॉक बढ़ता है। तब एप्पल कंपनी के मैनेजर्स अपने कुछ शेयर्स बेच सकते हैं और इसके साथ ही वो अपना नया प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्मार्ट वॉच जब इसके आसपास अन्य प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम बन जाता है, तब अन्य प्रोडक्ट्स जैसे एप्स, ट्रैकर्स, ब्रेसलेट आदि भी बेचे जा सकते हैं। ये बिजनेस बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है और कुछ समय बाद कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने के अधिक चांसेस होते हैं। इस वजह से शेयर्स मालिक के रूप में आपको फायदा होगा। इस तरह लेखक द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ये एकदम से ऊपर चला जाता है तो कभी पूरी तरह क्रैश हो जाता है। बाजार को ऊपर रखने या नीचे गिराने के लिए कई स्वार्थी लोग अफवाह का सहारा लेते हैं और इन सभी कारणों की वजह से हमें ये लगता है कि बाजार हमेशा ऊपर रहता है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। ये स्टॉक इंडेक्स जैसे वेगार्ड यानी वीटी सैक्स को फॉलो करता है और अगर भारत की बात की जाए तो ये निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड वास्तव में वो फंड होते हैं जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मिलकर इंडेक्स फंड बनाते हैं। इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स हैं और अमेरिका में वैंगार्ड टोटल स्टॉक इंडेक्स फंड यानी वीटी सैक्स महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है। साथ ही इंडेक्स फंड अपना अलग पोर्टफोलियो भी तैयार करता है। इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए आपको किसी वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फंड किसी एक स्टॉक पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि कई कंपनियों जैसे वैंगार्ड या भारत में निफ्टी 50 में समान प्रतिशत में निवेश करता है। इंडेक्स फंड में निवेश करने का एक फायदा ये है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, यानी इंडेक्स फंड में निवेश करने पर जो कॉस्ट आती है वो सक्रिय यानी एक्टिव रूप से मैनेज्ड फंड से काफी कम होती है। इंडेक्स फंड का एक बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाने के बजाय इंडेक्स में शामिल सभी कंपनियों के स्टॉक में पैसे लगाए जाते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में बदलाव होता है, जिससे रिस्क कम रहता है। लेखक के अनुसार इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनके पास बाजार की रिसर्च करने और विश्लेषण यानी एनालिसिस करने का समय नहीं है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। क्या इंडेक्स फंड सिर्फ आलसी लोगों के लिए होता है? इंडेक्स फंड के नाम से ही इसका मतलब जाहिर हो जाता है कि इस तरह के फंड शेयर बाजार में किसी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, यानी बिना एक्टिव रूप से प्रबंधन यानी कि मैनेज करना। इंडेक्स फंड खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंडों से जुड़े रिस्क को लेकर असहज महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि पिछले 1 या 2 वर्षों में मेरे कुछ निवेश विचारों पर
लोगों ने ब्लॉग और मंचों के माध्यम से टिप्पणी यानी कमेंट्स किए। जो लोग मेरी तारीफ करना चाहते हैं वो कभी कभी वैंगार्ड और इंडेक्स फंड पर मेरी सलाह को उन औसत लोगों के लिए लेते हैं जो निवेश में अधिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो विचार करते हैं कि व्यक्तिगत स्टॉक या एक्टिवली मैनेज्ड फंडों को चुनने में अधिक मेहनती लोग बेहतर कर सकते हैं। मेरे लिए ये विचार बिल्कुल बकवास है। मैं, आप या कोई और जीतने वाले व्यक्तिगत स्टॉक नहीं चुन सकता। ये काफी मुश्किल, महंगा और बेवकूफी भरा काम हो सकता है। ये आपके रिटर्न को बहुत हद तक नष्ट भी कर सकता है। एनालिटिकल टूल्स की मदद से हम व्यक्तिगत निवेशक के रूप में केवल सपने देख सकते हैं। एप्पल 700 अमेरिकी डॉलर की प्राइस पर कारोबार कर रहा है और स्पष्ट रूप से ये 1000 पर जा सकता है। क्या इसका मूल्य बढ़ सकता है? इसलिए लोग इस स्तर पर खरीदारी करने को तैयार हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो लोग इस स्तर पर खरीदारी करने को तैयार हैं, और अगर ये नीचे जाएगा तो लोग इसे बेचने को तैयार हैं। आप इस तथ्य यानी फैक्ट को कभी ना भूलें कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं, चाहे आप कितनी भी सावधानी से रिसर्च करें, लेकिन उस व्यापार के दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो पूरी तरह आश्वस्त है कि आप गलत हैं। जरूरी पैसे बनाने के टूल्स। लेखक ने द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब में जरूरी पैसे बनाने के 3 जरूरी टूल्स को बताया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, स्टॉक्स मार्केट यानी शेयर बाजार। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार के जरिए आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी शामिल होता है। इसलिए शेयर्स को चुनने से पहले आपको काफी रिसर्च करनी जरूरी है। रिसर्च में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, मॉडल, प्रोजेक्ट्स, लीडरशिप, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और पीई रेशियो इत्यादि के बारे में समझना है। कई वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षों से अनुशासन और धैर्य के साथ शेयर बाजार में निवेश करना आमतौर पर संपत्ति यानी वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। कई लोगों के लिए उनका पहला स्टॉक एम्प्लॉयर प्रायोजित रिटायरमेंट प्लान के माध्यम से होता है, जैसे कि 401k प्लान। 401k एक रिटायरमेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान है जो एम्प्लॉयर द्वारा ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप वैंगार्ड इंडेक्स फंड यानी वीटी सैक्स में भी निवेश कर सकते हैं। वीटी सैक्स यानी वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड आपको शेयर बाजार में समय के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं और ये महंगाई से निपटने में भी मदद करते हैं। ये जरूरी पैसे बनाने का सबसे अच्छा टूल है। लेखक आपकी अधिकतर कमाई हुई पूंजी को वैंगार्ड के कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड यानी वीटी सैक्स में डालने की सलाह देते हैं। ये फंड पूरे शेयर बाजार की परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही इसकी फीस भी काफी कम है। लंबे समय में स्टॉक एक मजबूत निवेश होगा जो आपके पैसे को बढ़ाता है और बढ़ी हुई महंगाई से आपको बचाता है। आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव ला सकते हैं, खासकर जब आप अपने जीवन में पैसे बचाने के चरण में हो। आपके पोर्टफोलियो में 100% स्टॉक शामिल होते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो वीटी सैक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यह आपको ज्यादा रिटर्न देता है और महंगाई से लड़ने में मदद करता है। वो लोग जो काम कर रहे हैं और अभी से निवेश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनको अपना जरूरी पैसा बनाने के लिए वीटी सैक्स फंड में निवेश करना चाहिए। दूसरा, बॉन्ड्स। ऐसे 2 तरीके होते हैं जिनसे निवेशक बॉन्ड्स से पैसे कमा सकते हैं। व्यक्तिगत निवेशक सीधे बॉन्ड्स खरीदता है और उन्हें तब तक होल्ड यानी धारण करके रखता है जब तक वो बॉन्ड्स के ब्याज से लाभ प्राप्त ना कर सके। दूसरे तरीके में निवेशक म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। प्रोफेशनल बॉन्ड व्यापारी के लिए एक दूसरा बाजार बेस्ट होता है जहां वो कॉस्ट वैल्यू से कम मूल्य पर बॉन्ड खरीद सकता है और बेच सकता है। इसी तरह निवेशक बॉन्ड से पैसा कमाते हैं। तीसरा, नगद यानी कैश। नगद निवेश एक अल्पकालिक दायित्व यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है, जिसमें आमतौर पर निवेशक को 90 दिनों से भी कम समय में ब्याज भुगतान के रूप में रिटर्न प्राप्त होता है। नगद निवेश यानी कैश इन्वेस्टमेंट में निवेशक को अन्य निवेश की तुलना में कम रिटर्न प्राप्त होता है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एफडीआईसी द्वारा बीमा किए जाने के अलावा उनके पास जोखिम का स्तर कम हो जाता है। नियमित खर्चों और आपातकालीन स्थितियों को कवर करने जैसी चीजों के लिए
नगद यानी कैश होना अच्छा होता है। इस तरह लेखक के अनुसार एक निवेशक इन टूल्स के जरिए अपने जरूरी पैसे बना सकता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ एक प्रकार की वित्तीय संपत्ति यानी एसेट्स होती है, जिसे निर्माण सूची, अर्थव्यवस्था क्षेत्र या किसी अन्य संपत्ति को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव रूप से ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ये निवेशकों को स्टॉक और बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज की एक टोकरी प्रदान करता है ताकि वो अपने पोर्टफोलियो में विविधता या डाइवर्सिटी ला सके। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और उन पैसों को शेयर बाजार और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप शेयर बाजार ही नहीं बल्कि गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स आदि में भी पैसों को निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कई एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसों को एक कंपनी में लगाने के बजाय अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में अंतर। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि ईटीएफ को केवल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा या बेचा जा सकता है। जिस तरह आप शेयर खरीदते हैं, ठीक उसी तरह आप एक्सचेंज के कारोबारी घंटों के दौरान ईटीएफ को भी खरीद सकते हैं। दूसरा, आप ईटीएफ के साथ अलग अलग शेयर नहीं खरीद सकते, जबकि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको स्टॉक खरीदने की तरह ही एक रियल टाइम मूल्य मिलता है। जिस समय आप ऑर्डर देते हैं तो आपको उसी समय का मूल्य प्रति शेयर मिलता है। म्यूचुअल फंड दिन के आखिर में व्यापार करते हैं और आपको शेयर की कीमत बाजार के करीब मिलती है। तीसरा, यदि आप सुबह 10 बजे अपना ऑर्डर देते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि बाजार बंद होने तक कीमत थोड़ी ऊपर नीचे होगी। लेखक कहते हैं कि मैं अपने फंड का ऑर्डर दिन के अंत में देता हूं ताकि मुझे शेयर बेहतर कीमत पर मिल सके। चौथा, म्यूचुअल फंड आपको ऑटोमेटिक पैसे जमा करने और बाहर निकालने की अनुमति देते हैं, लेकिन ईटीएफ फंड ऐसा नहीं करते। लेखक कहते हैं कि अगर आप वैंगार्ड यानी वीटी सैक्स के अलावा किसी अन्य ब्रोकरेज के साथ काम करते हैं और आप वैंगार्ड फंड खरीदना चाहते हैं तो अक्सर इसके लिए अतिरिक्त ट्रेडिंग शुल्क होते हैं। इस मामले में ईटीएफ बेहतर विकल्प हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय फंड क्या होते हैं? इंटरनेशनल फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय फंड वो होते हैं जो अलग अलग विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं। इन फंडों को विदेशी फंड भी कहा जाता है। इनमें निवेश करना अधिक रिस्की हो सकता है, साथ ही इसमें बहुत अधिक रिटर्न की संभावना भी होती है। आमतौर पर अनुभवी निवेशक इनमें लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। दुनिया भर में लोगों में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। एक इंटरनेशनल फंड म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, लेकिन अब ये निवेशक के देश की कंपनियों में ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी कंपनियों में निवेश की अनुमति देता है। इसलिए इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा होते हैं। इंटरनेशनल फंड काम कैसे करता है? इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना किसी अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के समान है। अगर आप भारत से निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा रुपए में निवेश किया जाता है और बदले में फंड की इकाइयों को निवेशकों में आवंटित किया जाता है। फंड मैनेजर निवेशकों से पैसे लेते हैं और उन्हें उन कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हैं जो भारत के बाहर एक्सचेंजों पर लिस्टेड यानी सूचीबद्ध हैं। अब फंड मैनेजर के पास आपके पैसों को विदेशी शेयर्स में निवेश करने के दो तरीके होते हैं। एक, वो सीधे तौर पर स्टॉक खरीदता है और पोर्टफोलियो बनाकर पैसों को निवेश करता है, और दूसरा तरीका जिसमें वो पैसों को उन ग्लोबल फंड्स में निवेश करता है जिनका पोर्टफोलियो पहले से डिजाइन होता है और उस पोर्टफोलियो में विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल होते हैं। फंड मैनेजर्स इनमें से जो भी निवेश करने का तरीका चुनते हैं उनको भारतीय म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या हमें इंटरनेशनल फंड में निवेश करना चाहिए? लेखक यानी ऑथर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेश करना एक अच्छा आइडिया है। अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी महंगाई या इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बचाव प्रदान करता है। लेखक के लिए ये बहुत ही दिलचस्प है। लेखक कहते हैं
कि मुझे नहीं लगता कि ये एक बुरा आइडिया है, और जो लोग इंटरनेशनल बाजार में निवेश करते हैं वो निश्चित रूप से धन पोर्टफोलियो के लिए एक आसान रास्ता बना सकते हैं। इसके अलावा गैर अमेरिकी निवेशक के लिए अपने देश से बाहर निवेश करना एक आवश्यक विचार है जो आपको बढ़ती महंगाई से बचाता है। इंटरनेशनल फंड में निवेश करने से आपको इकोनॉमी और करेंसी में डाइवर्सिटी का मौका मिलता है। आप भारत में रहते हुए भी विदेशी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप अपना पैसा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में लगाएं। आप अपना पैसा किसी विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकते हैं जो कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये उस अवधि के दौरान आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाता है जब भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही होती है। यदि आप इंटरनेशनल फंड में निवेश करते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। वैनगार्ड फंड यानी वीटीसैक्स क्या होता है? वैनगार्ड दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक है जो कि कम लागत वाले म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, सलाह और इससे संबंधित सेवाओं के बड़े चयन का ऑफर पेश करती है। चाहे आप एक व्यक्तिगत निवेशक हो, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो, या आप एक कॉर्पोरेट हो, या फिर किसी संस्था निवेशक को रिप्रेजेंट करते हो, आप वैनगार्ड में निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब के लेखक जेएल कॉलिंस वैनगार्ड में निवेश करने का भरपूर समर्थन करते हैं। वैनगार्ड में निवेश करने से पहले आपको इसके काम करने के तरीके को जानना चाहिए। वैनगार्ड इंडेक्स फंड जमा करने के लिए सिक्योरिटी खरीदता है जो कि पूरे स्टॉक इंडेक्स में लिस्टेड कंपनियों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करती है। व्यक्तिगत निवेशक फंड के उन शेयर्स को खरीदते हैं जिसमें उनकी अधिक रुचि होती है और उसी के अनुसार वो रिटर्न प्राप्त करते हैं। इस तरह आप अपनी मनपसंद और अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में वैनगार्ड इंडेक्स फंड के जरिए सीधे तौर पर निवेश कर सकते हैं। वैनगार्ड दुनिया में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ जारी करता है। वैनगार्ड के संस्थापक जॉन बोगल ने पहला इंडेक्स फंड शुरू किया था। ये सबसे कम फीस वाला इंडेक्स फंड है जिसे निवेशक एकल, सरल और व्यापार में आसान निवेश के माध्यम से बाजार में निवेश कर सकते हैं। जब आप वैनगार्ड इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तब आप सैकड़ों या हजारों सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर कुछ सिक्योरिटी खराब प्रदर्शन करती है तो वैनगार्ड इंडेक्स फंड आपके निवेश की सुरक्षा करते हुए रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। वैनगार्ड इंडेक्स फंड प्रोफेशनल रूप से मैनेज होते हैं। आप अपने फोन पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। साथ ही आप अपने निवेश को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। वैनगार्ड इंडेक्स फंड चुनने के लिए पहले आप ये तय करें कि आप कौन सा वैनगार्ड इंडेक्स फंड खरीदना चाहते हैं। पहले उस इंडेक्स के प्रकार पर विचार करें जिसे आप ट्रैक करेंगे। इसके बाद एक ही इंडेक्स को ट्रैक करने वाला अलग अलग फंडों से जुड़ी फीस और लागतों की जांच करें। इंडेक्स फंड चुनने के लिए सैकड़ों हैं। आप इंडस्ट्री, कंपनी के आकार, स्थान या संपत्ति के आधार पर अपने फंड का चुनाव कर सकते हैं। सादगी और सटीकता के बीच का व्यापार बंद। लेखक कहते हैं कि सादगी और सटीकता के बीच व्यापार बंद में मैं सादगी यानी सिंप्लिसिटी को चुनता हूं। मेरे पास वित्तीय उद्योग में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। पहले मैंने एक विश्लेषक के रूप में और फिर संसाधन प्रमुख यानी हेड ऑफ रिसर्च के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जब मैं काम कर रहा था तो उन दिनों में सादगी और सटीकता के बीच व्यापार बंद पर मेरे विचार इसे हल्के ढंग में रखने के लिए विकसित हुए। मैं हमेशा से ही व्यापार को सरल रखना पसंद करता हूं। जब मैं एक इक्विटी विश्लेषक के रूप में नौकरी कर रहा था तो पहले वर्ष के दौरान मुझे याद है कि मेरे बॉस ने एक बार मुझसे पूछा, अगले वर्ष में बैंकॉक बैंक में आपकी आय का पूर्व अनुमान क्या है? मेरे पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं था और एक विश्लेषक होने के तौर पर मैं कोई गलत उत्तर नहीं देना चाहता था। तो मैंने अपने बॉस से कहा, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दें। मैं मॉडलों की जांच करने के बाद आपको सही उत्तर बता पाऊंगा। बैंकॉक बैंक में मेरे पास एक बहुत बड़ी एक्सेल फाइल थी जिसे क्रैक करने में मुझे घंटों लग गए। मुझे लगा कि अभी भी बहुत कुछ है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। सुबह से शाम हो गई और मैं घर चला गया। अगली सुबह मैं उठा और उत्तर ढूंढने का निश्चय किया। मैं डेटा की गहराई में जा चुका था। मैंने अपनी स्प्रेडशीट में एक नया सेक्शन यानी खंड बनाया।
जिसने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया। ऑफिस खत्म होने के 1 घंटे पहले मैं अपने बॉस के केबिन में गया और उन्हें एक्सेल मॉडल से जोड़ी गई सैकड़ों लाइनों के बारे में बताने लगा। बॉस ने बीच में ही रोककर मुझसे कहा, मुझे केवल नंबर में बताओ। मैंने उत्तर दिया, 9.73%। बॉस मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा, मैंने कल क्लाइंट को लगभग 10% बताया था। मेरे बॉस के पास 20 सालों का अनुभव था और मेरे पास केवल 1 साल का अनुभव। उन्होंने केवल अनुमान लगाया था और मैंने इतनी मेहनत करके इसे बनाया। इस उदाहरण से लेखक सादगी और सटीकता के बीच व्यापार बंद को समझाता है। अगर आप पर्याप्त रूप से लिखने के लिए एक पेंसिल को तेज कर रहे हैं और दिन भर केवल उस पेंसिल को सही करने में लगे हुए हैं, तो कोई और पहले से लिख रहा होता है। अगर आप पहले से मेहनत करते आ रहे हैं तो आपका अनुमान भी सही हो सकता है। इसलिए लेखक ने सादगी और सटीकता के बीच सादगी को चुना है। हम सभी को पैसों को मैनेज करने और उन्हें निवेश करने के लिए सही सलाह की जरूरत होती है और इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन द सिंपल पाथ टू वेल्थ में लेखक कहते हैं कि मुझे वित्तीय सलाहकार पसंद नहीं है। आगे एपिसोड में हम बात करेंगे कि लेखक को फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों पसंद नहीं है और कैसे ये आपके पैसे खा जाते हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरे लोगों के पैसों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। पैसों को मैनेज करना और उन्हें निवेश करना कई लोगों के लिए घबराने वाली बात हो सकती है, क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है। इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें पैसों को निवेश करने की अच्छी जानकारी होती है। ऐसे लोगों को निवेश सलाहकार यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहा जाता है। अधिकतर निवेश सलाहकार महंगे होते हैं और ये आपको केवल लूटने का काम करते हैं। ये आपका पैसा है और आपसे बेहतर कोई इसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन कई सलाहकार इसे अपना बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना होने दें। निवेश सलाहकार को निवेश मैनेजर्स, दलाल, बीमा विक्रेता, वित्तीय सलाहकार आदि नामों से भी जाना जाता है। कई निवेश सलाहकार ईमानदार भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने ग्राहकों की जरूरतों को अपने से आगे रखते हैं। लेखक ने यहाँ 3 तरीके बताए हैं जिससे निवेश सलाहकार अपना पैसा कमाते हैं और हर तरीका आपके खिलाफ काम करता है। आइए जानते हैं निवेश सलाहकार कैसे पैसे कमाते हैं। पहला, कमीशन। हर बार जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो सलाहकार उसमें से कुछ फीसदी हिस्सा कमीशन के तौर पर लेता है। निवेश की इस दुनिया में कमीशन को लोड कहा जाता है। वैनगार्ड फंड खरीदने के लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाता है, लेकिन कई अमेरिकी फंड कमीशन के रूप में मोटी रकम आपसे ले लेते हैं। एक कमीशन आधारित सलाहकार की आय यानी इनकम एक तरह से उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों या उनके द्वारा खोले गए खातों पर अर्जित की जाती है। कमीशन आधारित सलाहकारों के उत्पादों में वित्तीय साधन जैसे बीमा पैकेज और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। जितना अधिक लेन देन वो पूरा करते हैं या जितने अधिक खाते खोलते हैं उतना ही वो कमाते हैं। कमीशन आधारित सलाहकार जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन उनका होना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, एसेट मैनेजमेंट मॉडल यानी AUM। AUM जिसे फंड मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ये सिक्योरिटी का कुल मार्केट वैल्यू है जो वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड आदि अपने ग्राहकों की ओर से मालिकाना या मैनेज करते हैं। कमीशन मॉडल में दुरुपयोग के बाद एसेट मैनेजमेंट मॉडल की लोकप्रियता बढ़ गई है। इस मॉडल के तहत आपका सलाहकार पूर्ण रूप से मंथन कर रहा है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख अमेरिकी डॉलर है और आप इसे 20 सालों के लिए निवेश करते हैं। आप हर साल लगभग 11.9% रिटर्न कमाते हैं। अब मान लीजिए आप इन वार्षिक लाभों का 2% हर साल अपने सलाहकार को दे देते हैं। ये आपके सलाहकार के लिए काफी है। अब आपके पास 9.9% रिटर्न बचता है। 20 सालों के बाद ये रिटर्न लगभग 6,20,000 अमेरिकी डॉलर होता है, लेकिन इसमें लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर कम है। AUM कमीशन मॉडल की तरह फैलने वाला व्यापक नहीं है, लेकिन अभी भी कई वित्तीय संस्थानों पर इसका उपयोग होता है। इसमें आप अपनी कमाई का 30 से 35% हिस्सा गंवा देते हैं और आपका सलाहकार अधिक कमाता है। यह आपका पैसा है, इसलिए बिना किसी सलाहकार के आप इसे निवेश करें। तीसरा, प्रति घंटा शुल्क यानी आवरली फीस। कई निवेश सलाहकार इस मॉडल को नापसंद करते हैं।
क्योंकि इसमें समय सीमित होता है। ग्राहक सलाहकार के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन वो यानी ग्राहक कमीशन मॉडल पर कोई आपत्ति नहीं करता है, जबकि प्रति घंटे शुल्क को वो नोटिस करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ से पैसा जा रहा है। अगर आप निवेश के बारे में जानने के लिए किसी निवेश सलाहकार से मिलना चाहते हैं, तब आप औसतन $100 से $300 तक का भुगतान करेंगे। लेखक कहता है कि मुझे तो निवेश सलाहकार पसंद ही नहीं है, लेकिन आपके पास अभी भी चुनौती है, ये जानने के लिए कि क्या सलाह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छी या बुरी होने वाली है। आपको निवेश सलाहकार की जरूरत है या नहीं, ये आपका फैसला है। आप बाजार की नीतियों को सीखकर खुद निवेश कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है। रॉथ IRA कमाल क्यों है? रॉथ IRA एक व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट है, जो टैक्स फ्री आधार पर आपको अपने पैसे निकालने की अनुमति देता है। साथ ही रॉथ IRA में आप बिना किसी टैक्स के अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसों की बचत कर सकते हैं। आप अपना मूल योगदान कर यानी टैक्स और जुर्माना मुक्त कभी भी वापस ले सकते हैं। आप उन योगदान को वापस ले सकते हैं जो 5 साल के बाद नियमित IRA से रूपांतरण कर यानी टैक्स और जुर्माना मुक्त है। पहली बार खरीदने या अपने बच्चों के लिए कॉलेज से संबंधित खर्चों का भुगतान करने के लिए किसी भी समय आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। रॉथ इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट यानी IRA रूपांतरण तब होता है जब अमेरिकी निवेशक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल IRA से एक रॉथ IRA में फंड ट्रांसफर करता है। जब कोई निवेशक रॉथ IRA रूपांतरण करता है, तो आंतरिक राजस्व सेवा यानी IRS को निवेशक को ट्रांसफर किए हुए पैसों पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, जबकि रॉथ IRA रूपांतरण के बाद निवेशक को रॉथ IRA में अपनी आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, जब तक कि निवेशक 59 वर्ष की आयु से पहले अपने पैसे वापस नहीं लेता है। आपकी वर्तमान इनकम के आधार पर आप पोस्ट टैक्स डॉलर के साथ रॉथ IRA को निधि यानी फंड दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता है, न केवल आपके पास किसी भी समय अपने मूल योगदान से पैसे निकालने की सुविधा होती है, बल्कि एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद आप अपना लाभ कर मुक्त यानी टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। रॉथ IRA पारंपरिक IRA यानी ट्रेडिशनल IRA के समान है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो किस तरह से टैक्स लेते हैं। रॉथ IRA में जब आप फंड निकालना शुरू करते हैं, तो आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। रॉथ IRA में आप तभी योगदान कर सकते हैं जब आपकी एकल आय $1,39,000 हो। विवाहित जोड़ों के लिए ये सीमा 2020 के हिसाब से $20,60,003 तक है। लगभग सभी ब्रोकरेज RMS दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन रॉथ IRA प्रदान करते हैं। ज्यादातर बैंक और निवेश कंपनियां भी रॉथ IRA प्रदान करती हैं। यदि आपका खाता किसी बैंक में है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि IRA पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जमा खातों की तुलना में एक अलग बीमा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए IRA खातों के लिए कवरेज उतना मजबूत नहीं है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC अभी भी $2.5 लाख तक ही बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये खाते में पड़े हुए बाकी पैसों को व्यक्तिगत रूप से देखने के बजाय संयुक्त रूप से देखता है। कुल मिलाकर निवेश करने के लिए रॉथ IRA सबसे अच्छा है, जो बिना किसी टैक्स के आपके पैसों को रिटायरमेंट के लिए बचाता है। अकाउंट्स के प्रकार। पहला, स्वास्थ्य बचत खाता यानी हेल्थ सेविंग्स अकाउंट या HSA। HSA निवेश के पैसे रखने के लिए बेहतरीन जगह है। आप पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करके उन्हें अनिश्चित काल तक बढ़ने दे सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य खर्च का भुगतान अपनी जेब से करते हैं, तो आप अपने खाते का उपयोग बाद में बिना किसी कर यानी टैक्स या जुर्माने के खुद को भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता या रिटायरमेंट के लिए बचत के अलावा आपको अपनी जेब से स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों के लिए भी बचत करनी चाहिए। इसमें स्वास्थ्य बचत खाता यानी HSA एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, 401K खाता। 401K एक एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान किया गया रिटायरमेंट खाता होता है। एम्प्लॉयर अक्सर उस राशि से मेल खाते हैं जो आप खाते में एक निश्चित सीमा तक डालते हैं। ये टैक्स फ्री विकास प्रदान करते हैं
लेकिन टैक्स तब देना पड़ता है जब पैसा वापस ले लिया जाता है। 2021 में 401 के अकाउंट की योगदान सीमा लगभग 19,000 अमेरिकी डॉलर है और 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ये सीमा 26,000 डॉलर तक है। कर्मचारी अपनी तनख्वाह से ऑटोमेटिक कटौती के लिए साइन अप करके एक व्यक्तिगत खाते में पैसे का योगदान करते हैं। आपके पास किस तरह का प्लान है, इस पर निर्भर करते हुए टैक्स ब्रेक या तो तब आता है जब आप पैसे का योगदान करते हैं या जब आप इसे रिटायरमेंट के दौरान पैसे वापस निकालते हैं। तीसरा, रॉथ 401 के खाता। रॉथ 401 के खाता रॉथ IRA के समान है, जहां टैक्स का भुगतान तुरंत किया जाता है, लेकिन पैसा टैक्स फ्री हो सकता है और पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप रॉथ 401 के में योगदान उस पैसे से करते हैं जिस पर पहले से ही टैक्स लगाया जा चुका है, जैसे रॉथ 401 के या रॉथ IRA के साथ। आपकी कमाई तब कर मुक्त यानी टैक्स फ्री हो जाती है जब आप रिटायरमेंट के समय पैसे निकालना शुरू करते हैं और आप कोई टैक्स नहीं देते। चौथा, कटौती योग्य IRA यानी डिडक्टेबल IRA। कटौती योग्य IRA व्यक्तिगत निवेश के लिए बनाया गया एक व्यक्तिगत रिटायरमेंट खाता होता है। इसमें आप हर साल केवल एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। यदि आप अपने एम्प्लॉयर को छोड़ देते हैं तो अक्सर आप अपने IRA खातों में 401 खातों को रोल ओवर कर सकते हैं। पांचवा, गैर कटौती IRA यानी नॉन डिडक्टेबल IRA। गैर कटौती योग्य IRA में जब आप पैसे निकाल लेते हैं तो टैक्स खाते की कमाई पर लागू होता है। इसमें किसी प्रकार की आय यानी इनकम की जरूरत नहीं होती। लंबे समय के लिए निवेश करें और वास्तविकता को पहचानें। अपने पैसे को लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अच्छा रिटर्न पाने का एक सही तरीका माना जाता है। यह आपके अंदर धैर्य और वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। इक्विटी से जुड़े निवेशकों के लिए लंबी अवधि में निवेश करना बेहद जरूरी है। ये बाजार में उतार चढ़ाव को काफी हद तक कम कर देता है। आइए जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाने के लिए लोग कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इसमें अक्सर लाभ कमाने की बजाय उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर एक निवेशक समझदारी से सही कंपनी के शेयर का चुनाव करके उसमें लंबे समय के लिए निवेश करे तो ये निवेश उसके लिए वेल्थ बनाने का बेहतर जरिया हो सकता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक उसमें निवेश करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे। अपने पैसों को लंबे समय के लिए निवेश करने के कई फायदे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, अगर आपने अपने पैसों को लंबे समय के लिए निवेश किया है तो आपको बाजार में रोज के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, आपको टैक्स फ्री डिविडेंड और लाभ मिलता है। तीसरा, अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर में पैसे लगा दिए हैं जिसका प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है, तब भी लॉन्ग टर्म में आपको 8 से 10% रिटर्न मिलना तय है। और अगर इस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो रिटर्न 16 से 18% या इससे भी अधिक हो सकता है। वास्तविकता को पहचानें। कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वो सिस्टम को हरा सकते हैं और लगातार हरा सकते हैं। वो अपने अनुसार बाजार को चलाना चाहते हैं। वो जब चाहे बाजार को गिरा सकते हैं और जब चाहे बाजार को उठा सकते हैं। यदि वो ऐसा कर सकते तो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग तो उनकी तुलना में औसत दर्जे की उपलब्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे लोग कभी वास्तविकता को नहीं देखते हैं। बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं होता। उन्हें लगता है कि बाजार को वो लोग चला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के लिए जाना चाहिए जो सच में होने के लिए बहुत अच्छी हैं। आपको वास्तविकता को देखना है और दूर की सोच रखनी है। अच्छे शेयर को पकड़ कर रखें, क्योंकि लंबे समय में उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अपना संयम बनाए रखें और लंबे समय तक एक्टिव होकर निवेश करते रहें। शेयर बाजार में निवेशकों को शेयर की कीमत पर नहीं, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निवेश करना चाहिए। कभी भी मीडिया, दोस्त या किसी करीबी लोगों से टिप्स लेकर बाजार में निवेश ना करें। ये निवेश ना होकर अपने पैसों को सट्टे पर लगाने जैसा है। आपको बाजार की वास्तविकता को पहचानना होगा। ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो शेयर बाजार में रातों रात अमीर होने का सपना देखते हैं। हालांकि बाजार धीरे धीरे रिटर्न देता है। इसलिए अपनी रिसर्च के आधार पर
शेयर्स का चुनाव करें और धैर्य बनाए रखें। बुल या बियर बाजार में निवेश करना। शेयर बाजार की अपनी एक अलग भाषा होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाजार हमेशा ऊपर रहेगा, वो लोग लाभ कमाने की आशा में और अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों को तेजड़िया या बुल कहते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि बाजार की कीमतें गिरेंगी, वो लोग शेयर्स बेचना चाहते हैं। इन लोगों को मंदड़िए या बियर कहते हैं। शेयर बाजार का सारा खेल शेयर खरीदने और बेचने वालों पर होता है। शेयर खरीदने वाला बुल और बेचने वाला बियर होता है। ऐसी मान्यता है कि बुल और बियर मार्केट का नाम जानवरों के हमला करने के तरीके पर पड़ा है। जब भी बुल हमला करता है तो अपने शिकार को नीचे से उठाकर उछाल देता है, जबकि बियर अपने शिकार को हमेशा पंजों से नीचे की ओर दबाता है। कुछ ऐसा ही व्यवहार बाजार में बुल और बियर करते हैं। बुल मार्केट क्या है? जब निवेशक आशावादी हो, आत्मविश्वासी हो और उसे उम्मीद हो कि कंपनियों के नतीजे लगातार बेहतर ही आने वाले हैं, तो बाजार में इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक माहौल बनता है जो बाजार को बढ़ाने में मदद करता है। बाजार के मनोवैज्ञानिक माहौल का पता लगाना मुश्किल होता है। बुल मार्केट एक ऐसी अवधि है जहां स्टॉक का मूल्य ऊपर जा रहा है। ये तब होता है जब एक निवेश की कीमत एक विस्तारित अवधि में बढ़ जाती है। एक बुल मार्केट के चरण में निदेशक अधिक शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि शेयर के मूल्यों में बढ़ोतरी होगी और वो उन्हें फिर से बेचकर लाभ कमाएंगे। बियर मार्केट क्या है? एक बियर मार्केट कई महीनों या सालों का एक चरण होता है जिसके दौरान सिक्योरिटीज की कीमतें लगातार गिरती हैं। बियर मार्केट आमतौर पर शेयर मार्केट के संदर्भ यानी रेफरेंस में उपयोग किया जाने वाला शब्द है, लेकिन ये विदेशी मुद्राओं को भी एक्सप्लेन कर सकता है। कई निवेशक होने वाले नुकसान की आशंका के लिए बियर मार्केट के दौरान शेयर्स को बेचने का विकल्प चुनते हैं। बुल मार्केट में निवेश कैसे करें? बुल मार्केट पैसे बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। पहले स्टॉक खरीदकर और उन्हें उच्च दरों पर बेचकर कई निवेशक बढ़ती कीमतों का लाभ उठाते हैं। बुल मार्केट में रिटर्न पाने की अधिक संभावना होती है, जबकि नुकसान की कम संभावना होती है। बुल मार्केट में निवेश करके लाभ कमाने के कुछ तरीके लेखक ने बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, व्यक्तिगत लक्ष्यों की जांच। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। यह आपका पहला कदम है। एक व्यक्तिगत मूल्यांकन आपकी उम्र और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा जो आपके निवेश को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक 25 या 30 वर्ष के व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता 60 वर्षीय व्यक्ति से अलग होगी, इसलिए वो अपनी पसंद के आधार पर अपनी इक्विटी का चयन करेंगे। दूसरा, कंपनी का चयन। आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसमें विकास की अधिक संभावना हो। कंपनी जितनी आगे बढ़ेगी, उसके शेयर्स की प्राइस उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और निवेशक को अधिक लाभ होगा। इसलिए किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की मांग, बिक्री, क्वालिटी और कमाई की जांच करें। तीसरा, गिरते शेयर्स को खरीदें। बुल मार्केट से पहले बियर मार्केट में कम कीमत पर स्टॉक खरीदें। अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है लेकिन उसके शेयर्स में गिरावट आ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए कीमत कम होने पर शेयर्स को खरीदें। चौथा, दीर्घ स्थितियां। आपको अपने स्टॉक को लंबी स्थितियों तक रखना चाहिए। लंबी स्थिति तक स्टॉक को रखने का मतलब है कि उन्हें कम कीमत पर खरीदना और कीमत बढ़ने पर देना। स्टॉक को इस उम्मीद के साथ खरीदा जाता है कि उनकी कीमतें बढ़ेंगी। लगभग सभी अच्छे निवेशक ऐसा ही करते हैं। पांचवा, अलग अलग इंडस्ट्री का चयन करें। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कुछ उद्योग यानी इंडस्ट्री वापस उछाल में आ जाते हैं और लोग फिर से खर्च करना शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और औद्योगिक उपकरण जैसे कई चक्रीय स्टॉकों में अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होने की संभावना होती है। शेयर बाजार के क्रैश से अपने आप को कैसे बचाएं? बाजार में होने वाले नुकसान से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। जब शेयर बाजार अपने शिखर से 10% या उससे अधिक गिरता है तो 1 या 2 साल में इसमें सुधार होता है, लेकिन जब बाजार में क्रैश होता है तो और उसमें सुधार की संभावना कम होती है और ये कई महीनों तक रहता है।
बाजार की गिरावट के लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार आपको बाजार क्रैश के लिए रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर हम बाजार की गिरावट से अपने रिटायरमेंट खातों जैसे IRA या 401k को बचा लेते हैं तो काफी हद तक हम नुकसान से बच सकते हैं। लेखक ने इस किताब में मार्केट क्रैश से बचने और अपने रिटायरमेंट खातों को बचाने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। पहला, संपत्ति को आवंटित करना और उसमें विविधता यानी डाइवर्सिटी लाना। अगर आपको अपने निवेश जैसे IRA या 401k को मार्केट क्रैश से बचाना है तो विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए सही राशि आवंटित करना जरूरी है। एक निवेशक होने के नाते आप समझते हैं कि बाजार काफी रिस्क से भरा हुआ है, खास तौर पर जब बाजार में भारी गिरावट हुई हो। स्टॉक, बॉन्ड और नगद यानी कैश में निवेश करने वाले विविध 401k म्यूचुअल फंड होने से आर्थिक मंदी की स्थिति में आपकी रिटायरमेंट बचत की सुरक्षा में मदद मिल सकती है। आप अलग अलग निवेशों के लिए कितना आवंटित करना चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिटायरमेंट के कितने करीब हैं। जितना आप रिटायरमेंट के करीब होंगे उतना ही अधिक समय आपको बाजार की मंदी से उबरने में लगेगा। आप अपने पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा स्टॉक और बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं, इसके लिए आप 4% नियम का पालन कर सकते हैं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करें। एक बार जब आप अपना निवेश चुन लेते हैं और स्टॉक और बॉन्ड्स को अपने अनुसार प्रतिशत में बांट देते हैं तो आपका अगला विचार ये है कि क्या और कब अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करना है। अपने पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करना या अलग अलग संपत्तियों में आपने कितना निवेश किया है, ये बदलना रिटायरमेंट बचत को दुर्घटनाओं से बचाने का एक जरूरी फैक्टर है। समय के साथ साथ विभिन्न संपत्तियों की अलग विकास दर आने से आपके पोर्टफोलियो की बाकी राशि बदल जाएगी। आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी मूल राशि को रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर आप कम रिस्क पसंद करते हैं और इसलिए बॉन्ड्स में अपने पोर्टफोलियो का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके पास स्टॉक और बॉन्ड्स का एक मिश्रण है या जब बाजार में 20% या उससे अधिक उतार चढ़ाव हो तो आपको साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने पर विचार करना चाहिए। तीसरा, अपने हाथों में नगद यानी कैश रखें। कुछ फाइनेंशियल प्रोफेशनल सलाह देते हैं कि रिटायर लोगों के पास 3 से 5 सालों के जीवन यापन को कवर करने के लिए पर्याप्त नकद है। कैश ऑन हैंड भी बाजार के रिस्क को काफी कम कर सकता है। बाजार में गिरावट के दौरान रिटायरमेंट में जल्दी पैसा निकालने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इससे निवेशक का पोर्टफोलियो खतरे में पड़ सकता है। हालांकि नगद के साथ रिटायर्ड लोग बाजार में क्रैश के दौरान अपने 401 से कम पैसे निकाल सकते हैं और उसका उपयोग अपने खर्चों को कवर करने के लिए कर सकते हैं। डॉलर औसत लागत यानी DCA क्या होती है? जब आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैसे निवेश खरीदते हैं तब डॉलर औसत लागत यानी DCA प्राइस रिस्क को मैनेज करने की एक रणनीति होती है। डॉलर औसत लागत उस जोखिम यानी रिस्क को कम करता है जो बाजार की कीमतों में गिरावट से पहले निवेश के लिए बहुत ज्यादा भुगतान या पे कर सकता है। डॉलर औसत लागत वो तरीका होता है जिसमें आप अपनी कंपनी की वैल्यू या संपत्ति को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। आपको जिस भी कंपनी या संपत्ति में निवेश करना है उसमें एक साथ निवेश करने की बजाय थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे उतार चढ़ाव का असर कम से कम होगा और आप रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने किसी ऐसी कंपनी को चुना है जिसका शेयर प्राइस कम है। अब आप अपना सारा पैसा एक साथ उस कंपनी में लगा देते हैं और ज्यादा मात्रा में शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप डॉलर औसत लागत यानी DCA के अनुसार चलें तो आपको बिना कंपनी के शेयर प्राइस देखे हर महीने एक फिक्स राशि निवेश करनी है। इस तरह आप रिस्क को काफी हद तक मैनेज कर पाएंगे और अधिक मात्रा में शेयर्स भी खरीद सकते हैं। शेयर्स की कीमतें हमेशा एक तरफ नहीं चलती हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन अगर आपने खरीद को बांट दिया है और आप अलग अलग स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप समय के साथ औसत कीमत पर शेयर खरीद लेंगे। इसके अलावा डॉलर औसत लागत से आपको अपने पैसों को कॉन्स्टेंटली काम कराने पर मदद मिलती है और ये लंबे समय के लिए निवेश को बढ़ाने का एक जरूरी फैक्टर है। अगर आपके पास 401k की तरह एक रिटायरमेंट प्लान है तो हो सकता है आप कुछ निवेश के लिए डॉलर औसत लागत यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का उपयोग करेंगे। DCA कैसे काम करता है? डॉलर औसत लागत यानी DCA नियमित रूप से एक ही कंपनी या संपत्ति में निवेश करने की भावना को दूर करता है। इसका मतलब है कि जब कीमतें अधिक होती हैं तो आप कम शेयर्स खरीदते हैं
और जब कीमतें कम हो जाती हैं तब आप अधिक शेयर्स खरीदते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप इस साल म्यूचुअल फंड में $1200 निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। आप अपना सारा पैसा साल के शुरुआत या अंत में एक साथ निवेश करें, या फिर आप हर महीने $100 का निवेश कर सकते हैं। अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं, जिसमें आप हर महीने $100 का निवेश करते हैं, तो आप एक ही बार में सब कुछ खरीदने की बजाय अलग अलग शेयर में निवेश कर पाएंगे। इस उदाहरण में डॉलर औसत लागत प्रति शेयर कम कीमत पर आपको अधिक शेयर्स खरीदता है। जब म्यूचुअल फंड एक लंबी अवधि में प्राइस को बढ़ाता है, तो आपको अधिक शेयर के मालिक होने के कारण लाभ होता है। अगर हम काल्पनिक उदाहरण से बाहर की बात करें, तो क्या वास्तव में डॉलर औसत लागत यानी DCA काम करती है? डॉलर औसत लागत हमेशा सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलती है। वास्तव में फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन और वैंगार्ड के शोध यानी रिसर्च में पाया गया कि बहुत लंबी अवधि में डॉलर औसत लागत इकट्ठे निवेश को कम कर सकती है। इसलिए यदि आपके पास बड़ी राशि है, तो इसे जल्द से जल्द निवेश करना बेहतर है। लेकिन आप इस शोध को अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर ना लें। हो सकता है कि आपके पास बड़ी मात्रा में पैसे ना बचे हों, और ज्यादा इंतजार करने से आप मिलने वाले लाभ से भी चूक सकते हैं। एक साथ बहुत सारा पैसा निवेश करना तनावपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा डॉलर औसत लागत अभी भी आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि सुव्यवस्थित ढंग से निवेश ज्यादातर समय डॉलर औसत लागत को मात देता है, क्योंकि भविष्य के बाजार में गिरावट की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। डॉलर औसत लागत यानी DCA का उपयोग किसे करना चाहिए? आप डॉलर औसत लागत पर विचार कर सकते हैं यदि आप 1. निवेश करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास शेयर खरीदने के लिए छोटी राशि है। 2. रिसर्च के साथ ना जाकर बाजार के साथ चलें। 3. IRA या 401K जैसे रिटायरमेंट खातों में हर महीने नियमित निवेश करें। इसके अलावा आप एक और निवेश रणनीति अपना सकते हैं। अगर 1. आपके पास निवेश करने के लिए बड़ी राशि है। 2. आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जिसमें टैक्सेबल ब्रोकरेज खाते के माध्यम से उच्च प्रारंभिक निवेश न्यूनतम है। 3. आप बाजार को अपना समय देने में आनंद लेते और अतिरिक्त समय और रिसर्च पर ध्यान नहीं देते हैं। 4. आप छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। जब आप काम करना बंद कर देते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि मरने से पहले मैं अपने पोर्टफोलियो से हर साल कितना पैसा निकाल सकता हूं, और वास्तव में मुझे कितना पैसा निकालना चाहिए। 4% प्रतिवर्ष यानी 4% नियम सामान्य सिफारिश रिटायरमेंट सलाह का एक टुकड़ा है जो वास्तव में काम करता है। 4% नियम 1988 में 3 प्रोफेसरों द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने संख्याओं का एक ग्रुप बनाया। इसमें उन्होंने 30 साल की अवधि में अलग अलग पोर्टफोलियो पर अलग अलग प्रतिशत निकासी दरों के प्रभाव का परीक्षण यानी चेकिंग करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया था। इस पोर्टफोलियो में उन्होंने प्रत्येक स्टॉक और बॉन्ड को शामिल किया। उसके बाद 2009 में इसे अपडेट किया और रिसर्च का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 30 वर्षों में एक पोर्टफोलियो स्टॉक और बॉन्ड के बीच 50-50 विभाजित यानी डाइवर्स होगा, और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के लिए समायोजित 4% निकासी दर के साथ 95% स्थिर रहा। 55 सालों में पोर्टफोलियो ने केवल 2 बार जमीन गंवा दी। अन्य 53 वर्षों में ये लगातार बढ़ता रहा, जिसका अर्थ है कि धारक यानी होल्डर कुल में से कम किए बिना 4% से अधिक निकाल सकता था। आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करने में कड़ी मेहनत की है, और अब जब आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप अपनी बचत को तनख्वाह में बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कितना खर्च कर सकते हैं? यदि आप बहुत अधिक खर्च करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद में पैसों में कमी होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप बहुत कम खर्च करते हैं, तो आप उस रिटायरमेंट को एंजॉय ना कर पाएं जिसकी आपने कल्पना की थी। रिटायरमेंट खर्च के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले अंगूठे के नियम को 4% नियम के रूप में जाना जाता है। ये काफी सरल है। इसमें आप अपने सभी निवेशों को जोड़ते हैं और अपनी रिटायरमेंट के पहले वर्ष के दौरान उस कुल यानी टोटल का 4% निकाल लेते हैं। बाद के वर्षों में आप उस डॉलर की राशि को समायोजित यानी एडजस्ट करते हैं, जिसे आप मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के लिए खाते से निकालते हैं। इस फॉर्मूले का प्लान करने से आपको नियम के अनुसार 30 साल की रिटायरमेंट के दौरान अपने पैसे से बाहर नहीं निकलने की बहुत अधिक संभावना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय आपका पोर्टफोलियो कुल $1 मिलियन का है। अब आप रिटायरमेंट के पहले वर्ष में $40,000 निकालेंगे। यदि उस वर्ष रहने की लागत 2% बढ़ गई है तो अगले वर्ष आप $40,800 निकाल लेंगे और इसी तरह अगले 3 सालों के लिए निकालेंगे। 4% नियम ये कहता है कि आप हर साल अपने पोर्टफोलियो से उतनी ही राशि निकालते हैं जितनी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के लिए समायोजित यानी एडजस्ट की जाती है। 4% नियम हर निवेशक की स्थिति में फिट नहीं होता है। कुछ चेतावनियां जो 4% नियम से जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार हैं। पहली, ये एक कठोर नियम है। 4% नियम कहता है कि आप हर साल अपने खर्च को महंगाई की दर से बढ़ाते हैं, न कि आपके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा करते हैं, जो कि कुछ निवेशकों के लिए एक चुनौती हो सकती है। साथ ही 4% नियम के अनुसार आपके पास कभी भी ऐसे वर्ष नहीं होते हैं जब आप महंगाई में वृद्धि से अधिक या कम खर्च करते हैं। खर्च एक वर्ष से अगले वर्ष में बदल सकता है और आपके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पूरे रिटायरमेंट के दौरान बदल सकती है। दूसरी, ये निगम विशिष्ट पोर्टफोलियो संरचना पर लागू होता है। 4% एक काल्पनिक पोर्टफोलियो पर लागू होता है जिसमें शेयरों में 50% और बॉन्ड में 50% निवेश किया जाता है। आपकी वास्तविक पोर्टफोलियो संरचना अलग हो सकती है और आप अपनी रिटायरमेंट के दौरान समय के साथ अपने निवेश को बदल सकते हैं। हम आमतौर पर सुझाव देते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को परिसंपत्ति वर्गों और अन्य प्रकार के शेयर्स और बॉन्ड्स की एक अलग तरह की चेन यानी श्रृंखला में डाइवर्सिटी प्रदान करें। किसी बिंदु यानी पॉइंट पर जहां आप इन पदों में द सिंपल पाथ टू वेल्थ को फॉलो करते हैं, तो आप ये चुन सकेंगे कि आपकी संपत्ति आपकी मेहनत के बजाय बिलों का भुगतान करे। आप इस पॉइंट पर कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, यह आपकी बचत और नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो की जरूरत पर निर्भर करता है। किसी भी स्थिति में आपकी संपत्ति उस बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां 4% प्रदान करके वो आपकी सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी संपत्ति अब आपके वार्षिक खर्चे के 25 गुना के बराबर है। अपनी रिटायरमेंट के बाद आपने अपने IRA में किसी भी एम्प्लॉयर आधारित रिटायरमेंट प्लान जैसे कि 401K को रोल किया होगा और निवेश में रखे गए स्टॉक और बॉन्ड्स के बीच विभाजित यानी डाइवर्स किया जाएगा, जो आपकी व्यक्तिगत जोखिम या रिस्क प्रोफाइल से सबसे अच्छा मेल खाता है। ये वैनगार्ड फंड से कम लागत वाले इंडेक्स फंड में शामिल होंगे, जैसे शेयर्स के लिए VT Sachs और बॉन्ड्स के लिए VBT Lax। सामाजिक सुरक्षा का चित्रण। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अतीत यानी पास्ट में टिकाऊ रही है, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या में लोग रिटायर होते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो इसका समर्थन करने वाले पेरोल टैक्स भुगतान से कम हो जाएंगे यदि इसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार आपकी वर्तमान उम्र के आधार पर सामाजिक सुरक्षा के साथ आपके अनुभव की संभावना अलग अलग होगी। लेखक कॉलिंस का तर्क है कि यदि आप 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो आप अपनी पूरी राशि इकट्ठा करेंगे जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि राजनेता मतदाताओं के इतने बड़े समूह से कुछ भी नहीं छीनेंगे। यही कारण है कि सिस्टम को किनारे करने के लिए अब तक प्रस्तावित समाधान केवल 55 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 62 वर्ष के उम्र के होते ही अपना लाभ लेना चाहते हैं, भले ही उन्हें कम राशि प्राप्त हो। कुछ लोगों को अभी पैसे की जरूरत है और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग डर के मारे या फिर किसी मजबूरी में अभी भी काम कर रहे हैं। उनके जीवन काल में सामाजिक सुरक्षा नहीं है और वे इसे पाना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है और आपको वो डील नहीं मिलेगी जो कि 55 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ फायदे जरूर मिलेंगे। आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आपको वो लाभ मिलेंगे जिनका आपको वादा किया गया था, लेकिन ये फायदे उन पुराने प्राप्तकर्ताओं की तुलना में कम होंगे जो आज उन्हें मिल रहे हैं। आपको मिलने वाले फायदों का खर्च अधिक होगा। आय कैप आय की राशि जिस पर आप सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करते हैं वो बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि सभी संभावित समाधान केवल 55 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करते हैं। आपको पैसे कब लेना शुरू करना चाहिए? लेखक कहते हैं कि जब आप 62 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो आप सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। आप इसे जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना ही कम लाभ मिलेगा।
और अगर आप इसे देर तक करते रहेंगे तो आप इसका ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। ये एक तरह से कंपाउंडिंग पर आधारित है। अब सवाल ये है कि आपको इसका लाभ कब मिलना शुरू होगा। जब आपको पैसे की अधिक जरूरत है और हर महीने आप देरी करते हैं तो आपका मासिक चेक बड़ा हो जाता है। अगर आपके इनकम का अलग सोर्स है जहां से आपके महीने का खर्च चल रहा है तो आप अपने पैसे को लेने में देरी कर सकते हैं और इस तरह आपका लाभ बढ़ता जाएगा। लेकिन सही मायने में आपको पैसों की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है तो आप इसे निकाल सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा क्या एक अच्छी डील है? ये निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि इस किताब यानी द सिंपल पाथ टू वेल्थ को सुनने वाले जिम्मेदार लोगों के लिए शायद सामाजिक सुरक्षा एक अच्छी डील नहीं है, क्योंकि यदि आपने अपनी आय यानी इनकम का 7.65% ले लिया है तो आप इसमें योगदान करने के लिए मजबूर होंगे। इस किताब में बताई गई रणनीतियों का उपयोग करके अगर आपने निवेश किया है तो आप पहले से ही बहुत आगे हैं। साथ ही आपका पैसा आपके हाथ में होगा और आप सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं होंगे। हो सकता है कि अधिकांश लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक अच्छी डील हो, लेकिन आपके लिए या मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा सौदा नहीं है। लेखक कहते हैं कि मेरी बेटी ने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है। ये उसका प्रारंभिक वित्तीय जीवन है जो लेखक उसे सुझाव देता है। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। यदि आप बड़े हो गए और अपने जीवन में पैसे को लेकर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको आज से आने वाले 10 सालों के लिए प्लान करना पड़ेगा। यहाँ लेखक ने कुछ जरूरी बातों को बताया है जिससे आप भी अपने बच्चों के लिए अगले 10 साल की प्लानिंग कर पाएंगे और वित्तीय जीवन को सुधार पाएंगे। पहला, कर्ज लेने से बचें। कर्ज आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है, इसलिए जीवन भर उस कर्ज का ब्याज चुकाने से बेहतर है आप आज से ही कर्ज लेने से परहेज करें और अपनी आजादी से जीवन जिएं। दूसरा, गैर जिम्मेदार लोगों से बचें। जो लोग आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते हैं, उनसे संबंध बनाना या किसी प्रकार का रिश्ता रखना बेकार है। तीसरा, अपने करियर को बनाने पर ध्यान दें। आने वाले 10 सालों के लिए सोचें और अपने काम में बेहतरी या निपुणता हासिल करें। चौथा, अभी आपके पास अपार संभावनाएं या अवसर मौजूद हैं, इसलिए इनका फायदा उठाएं और बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद ना करें। पांचवा, आप कम फीस वाले कॉलेज का चयन कर सकते हैं और उन स्किल्स को सीख सकते हैं जो आपके करियर में सबसे जरूरी है। आप नई गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और इसमें आप अन्य विद्यार्थियों का सहारा भी ले सकते हैं। छठा, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और इससे आप तनाव को भी दूर रख सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, अपने से अधिक उम्र के लोगों के साथ समय बिता सकते हैं और वातावरण में बैठकर अपने आप को अधिक समझ सकते हैं। सातवां, आप अपनी इनकम का 50% बचाएं और निवेश करें। आप चाहें तो इसे वीटी सैक्स या अन्य विकल्पों में भी निवेश कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की। आठवां, किसी भी 404 के प्रकार के एम्प्लॉयर टैक्स एडवांटेज प्लान को फंड करें जो आपको ऑफर किया जाता है। नौवां, जब आपकी इनकम ज्यादा हो और उस पर इनकम टैक्स कम तो रॉथ आईआरए में फंड करें। 10वां, आप ऐसा अगले 10 सालों तक करें और इससे आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर काफी आगे बढ़ सकते हैं। 11वां, अगर आप अपनी कमाई से 50% से अधिक बचाते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पर जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप कम पैसे बचाते हैं तो इस तक पहुंचने में आपको थोड़ा लंबा समय लग सकता है। इसी तरह यदि आप बाजार के साथ भाग्यशाली हैं तो आप वहां जल्दी पहुंच जाएंगे और यदि नहीं तो थोड़ा अधिक समय लगेगा। 12वां, जब आप पैसे जोड़ने के चरण में हैं तो बाजार में गिरावट पर आप जश्न मनाएंगे, क्योंकि तब आप कम कीमत पर अधिक शेयर खरीद सकते हैं। 13वां, कभी कभी आपके साथ शुरुआती दौर से लेकर 30 के दशक के बीच या फिर आपकी शुरुआत से 10 से 15 साल बाद 2 चीजें होंगी। आपका करियर सबसे मजबूत होगा, यानी आप स्वतंत्र होकर काम करेंगे, या फिर आप रिटायरमेंट ले लेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। 14वां, एक बार जब आपकी 4% संपत्ति आपके खर्चों को कवर कर लेती है तब आप वित्तीय स्वतंत्रता पर विचार कर सकते हैं। 15वां, अधिक स्वतंत्र होने के बाद आप अपने निवेश पर जीवन यापन कर सकते हैं। आप किन चीजों को लेना चाहते हैं, कहां घूमना चाहते हैं, किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और आप अपने काम को जारी रखना चाहते हैं या कुछ और करने की कोशिश करना चाहते हैं।
इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप युवा हैं, स्मार्ट हैं और स्वस्थ भी हैं। अभी आप अधिक जोशीले और ऊर्जावान हैं। आपके 30वें दशक तक आपके पास FU मनी होगा और आपको वहां तक पहुंचना चाहिए। एक बार जब आप FU मनी को प्राप्त कर लेंगे तो ये आपके व्यक्तिगत विकल्पों के रूप में विस्तार करना जारी रखेगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यही मैंने कहा है और अपनी बेटी को भी यही कहता हूँ। इस किताब में हमने जिस भी चीज पर चर्चा की है वो आपके जीवन में अवसरों का विस्तार करने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता का पीछा कर रहे हैं तो आपको निवेश पर अपना पैसा खर्च करना होगा। हमारी संस्कृति में ज्यादातर लोग निवेश को एक बहुत बड़े रिस्क के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि निवेश करना और अपने पैसों को खो देना एक जैसा है। शायद उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास निवेश की जानकारी और समझ नहीं है। आपकी कल्पना और आपका डर आपको निवेश करने से रोकता है। दुनिया में अनंत संभावनाएं हैं और आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब का दृष्टिकोण इस आधार पर है कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है। शेयर बाजार को बहुत रिस्क भरा माना जाता है और निश्चित रूप से अल्प अवधि में ये अस्थिर होते हैं, लेकिन 4 से 5 सालों में आप बाजार से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी में अपने स्टॉक को 20 सालों तक होल्ड करके रखें तो आपकी अमीर बनने की पूरी संभावना होती है। आमतौर पर नगद यानी कैश बहुत सुरक्षित माना जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन जब आप इसे खर्च करते हैं तो इसकी पावर महंगाई यानी इन्फ्लेशन से कम होती है। यानी नगद के जरिए आप महंगाई से नहीं लड़ सकते हैं। नगद के मुकाबले शेयर्स में कहीं ज्यादा अस्थिरता होती है क्योंकि शेयर के भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है।